So over to you, Vivek ji. Please, it's now your turn. नमस्कार दोस्तों, आज जैसा मनीष जी ने बताया हम लोग लीन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके हम अपने बिजनेसेस में कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं और कैसे हम बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं। आज एक बार के लिए मैं ये कहूँगा। आइए, वी विल टेक यू थ्रू PowerPoint presentation. दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं डायरेक्टर IBS कंसल्टिंग हूँ। क्वालिफिकेशंस मेरी कुछ आपको मनीष जी ने बताई हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं लगभग 30 साल से क्वालिटी मैनेजमेंट के फील्ड में, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और लगातार क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहा हूँ। अब भी जब भी हम साथ में भी काम करेंगे तो लीन का कॉन्सेप्ट भी ये कहता है और मेरा पर्सनल कमिटमेंट भी है कि हम लोग लगातार सीखते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम अपनी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारी रियल प्रॉब्लम्स बिजनेस में अगर हम देखें तो हमारी रियल प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं उसे आइडेंटिफाई करूं तो हमारी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि हमारी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद, हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद हम बिजनेस नहीं ला पा रहे हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें, हमें विदेशों से जो कंपटीशन मिल रहा है, चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, तो उनकी कॉस्टिंग और हमारी कॉस्टिंग में अंतर सबसे बड़ा कारण है जिसकी की वजह से हमें ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, हमें ये समझना है कि हम अपनी रियल प्रॉब्लम्स को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, वो अपने आप से तो समस्या सब हल होने वाली है नहीं। तो हमारे पास एक तरीका है लीन मैनेजमेंट की फिलॉसफी को सीखने का और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने का, जिससे कि हम अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकें, हम हमारे रिजेक्शंस और रिवर्क को कम कर सकें, हमारे पास जो कस्टमर कंप्लेंट्स लगातार बनी रहती हैं, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन है, उसको हम खत्म कर सकें, हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लेवल्स को हम बढ़ा सकें, हमारे पास जो फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट्स हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इतनी हाई इन्वेंट्री लेवल्स हम मेंटेन करते हैं, फिर भी जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो क्रिटिकल चीज की आवश्यकता होती है, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और काम रुक जाता है। हमें फायर फाइटिंग, आप लोग बिजनेस ओनर हैं, सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस में, आप इस चीज को समझते हैं कि हमें अपने इवन शिपमेंट्स को टाइमली शिप आउट करने के लिए बहुत फायर फाइटिंग करनी पड़ती है। सिस्टम ड्रिवन नहीं है हमारा मामला, हमारे पास प्रोसेसेस स्टेबल नहीं है, हमारी मशीनों की, इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बहुत कम है, कब मशीनें चलेंगी, कब रुकेंगी, कब खराब हो जाएंगी, कब ब्रेकडाउन में आ जाएंगी, हमें नहीं पता, हमारा कंट्रोल उस पर बहुत कम है। हमारे शॉप फ्लोर के लेआउट्स ऐसे हैं जिनसे कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है, प्रोडक्टिविटी हिंडर हो रही है, अनसेफ वर्क प्लेसेस हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, विजुअल नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना अपने बिजनेसेस में हाई इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद और अपना इतना सारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखने के बावजूद हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और हम जो प्रॉफिट डिजर्व करते हैं, जो बिजनेस शेयर डिजर्व करते हैं, और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत इंटरनेशनल एरेना में जो स्पेस डिजर्व करता है वो हम नहीं अचीव कर पा रहे। इसलिए आइए जाने और सीखें और फिर मिलकर इंप्लीमेंट करें लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए, हम ग्रोथ को सस्टेन कर पाए, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाए, हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाए, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी लगी रहती है हम उस अनसर्टेनिटी से बाहर निकल पाए और अपने बिजनेस को नई हाइट्स पर लेकर जा पाए। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है, ये सब कैसे होगा? देखिए, ये सब बातें आप कहेंगे कि स्पष्ट ही है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, सर्विसेज की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट भी बढ़ना चाहिए, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आना चाहिए और हम ऐसे वर्क प्लेसेस बना पाए जो कि सेफ हो, एफिशिएंट हो, विजुअल हो। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब तकनीक, ये सब प्रक्रिया, इसके टूल्स, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब हम लोग मिलकर सीखेंगे। उसके बारे में थोड़ा परिचय आज हम आपके साथ में देंगे। दोस्तों,
इसलिए लीन विनिंग की स्ट्रेटजी है, लीन सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है, लीन अपने आप को कंपटीशन से आगे निकालकर जीतने की स्ट्रेटजी है। इसलिए आइए लेट्स लर्न, अप्लाई एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हमारे बिजनेस का गोल क्या है? हमारे बिजनेस का गोल है टू मेक प्रॉफिट एंड टू कीप मेकिंग प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी कि हमारे प्रोसेसेस स्टेबल हों, इतने स्टेबल कि कोई एक्सटर्नल चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं वो हमें प्रभावित और पराजित ना कर पाए। एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बदलेगी, कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे, कॉम्पिटिटर स्ट्रांग होंगे, कभी कभी बिन बताए बहुत अनफोर्सिएबल इमरजेंसीज आ जाएंगी, जैसे कि ये कोविड की क्राइसिस आई। इन सबसे हमें रिसेशन प्रूफ होना है। कैसे होगा उसके तरीके हम लोग सीखेंगे। इसलिए ये निश्चित है कि आज के जमाने में सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी हमें जो अपने बिजनेस में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है अपने एफर्ट्स का, अपने ध्यान का, वो लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का लिए है। मैं ये बात आपसे इससे शेयर कर रहा हूं कि अभी हम ये सोचे कि हम कोई और इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा क्या, हम उसमें अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और कोई बढ़ा देंगे तो कोई हमारा समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब काम हम पहले से करते आए हैं। तो हमें जो एक स्टेब्लिश्ड मेथोडोलॉजी है मैनेजमेंट की, जो कि पूरी दुनिया में कामयाब मेथोडोलॉजी है, वो सीखनी है, वो अपने वर्क प्लेस में और अपनी वर्क कल्चर में लेकर आनी है। ये सक्सेस स्टोरीज आपको हर इंडस्ट्री में, इसके अक्रॉस द ग्लोब, हर तरह की इंडस्ट्री में इसकी सक्सेस स्टोरीज हमें लीन मैनेजमेंट की दिखाई देंगी। आइए इसके हम एक दो वीडियोस आपके साथ में शेयर करते हैं। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। Miller SQA emerged from trade-ins in Phoenix with earlier subsidiaries. Miller SQA is a new subsidiary and independent just trying to use a few offices in markets. ये उसी सेम मार्केट सेगमेंट में काम कर रहा है जिसमें कि इसके प्रीडेसर काम कर रहे हैं। तो क्या अंतर है और उस अंतर ने क्या चमत्कार दिखाया, उसकी बात हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से आप यहाँ से इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको सुने। ये बताएंगे कि उस बिजनेस सेगमेंट की एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री वहां पर क्या स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल्स थी। उस ऑपरेशन में, एक बिजनेस साइकिल में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग रहा था कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के साथ में। और जैसे ही हमने इसमें इम्प्लीमेंट करा लीन के कॉन्सेप्ट्स, Further complicates and lengthens the process. Assembling an order can also be slow and error-prone, requiring an additional 6 to 8 weeks for completion. Miller SQA operates on a dramatically different timetable. Sales and design take only 1 to 2 days. Production is finished in 5 to 6 days, and installation is completed in 1 to 2 weeks. At Miller, SQA stands for simple, quick, and affordable. तो जो बिजनेस साइकिल कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से 2 महीने उसका एक बिजनेस साइकिल टाइम था, दैट हैज बीन कंप्रेस्ड टू 2 वीक्स। हमें लीन के इम्प्लीमेंटेशन से जो सक्सेस के एग्जांपल्स हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द ग्लोब मिलते ही रहेंगे। देखिए, और अभी मैं आपके साथ में कुछ सिक्स सिग्मा के उदाहरण शेयर कर रहा हूं। तो लीन सिक्स सिग्मा
लीन का ही एक वेरिएंट है जिसमें कि वेरिएशन रिडक्शन पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है और बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव कर लेते हैं, जबकि जो कंपनियां सिक्स सिग्मा लेवल को अचीव कर पाती हैं। एक आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि अगर मैं कहूं कि आपकी कंपनी का क्वालिटी रेट गुड यील्ड मैं पहुंचा दूंगा 99.73%, 99.73%, तो मैं ये मानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा, लेकिन ये 3 सिग्मा लेवल है और अगर सिग्मा की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो 99.73% का मतलब है 2700 डिफेक्ट 10 लाख में, जो कि लीन सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और जो कंपनियां सिक्स सिग्मा लेवल को अचीव करती हैं वो 10 लाख में 3.4 डिफेक्ट्स की बात करती हैं। तो 99.73% इज नॉट गुड, इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। और जब सिक्स सिग्मा के लेवल पर काम करते हैं तो 99.99967% की यील्ड, और इसलिए वहां पर परसेंटेज टर्म्स में बात ही नहीं करते, पीपीएम की टर्म्स में, पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में, 10 लाख की टर्म में बात करते। एग्जाम्पल बहुत हमारे पास में है, लेट अप्रूवल की घटनाओं में 64% की कमी, एक्सपेंसेस, कोई पेटी एक्सपेंसेस के अप्रूवल टाइम में 94% की कमी, बहुत सिग्निफिकेंट बचत लेबर कॉस्ट में टू द ट्यून ऑफ $400,000 इन 1 ईयर ऑफ लीन इम्प्लीमेंटेशन। इवन उसका मिलिट्री इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन जो कि इतनी क्रिटिकल है, जहां पर कि हमारे वीर सैनिकों का जीवन और मृत्यु का प्रश्न और हमारे देश की जीत और हार का प्रश्न है, वहां भी लीन के इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई। और लीन का इम्प्लीमेंटेशन जब हम फ्लोर पे करते हैं तो कैसे करते हैं, आइए उसका एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं एक वीडियो के बाद। बिल्डिंग अ लीन कल्चर, गारमेंट्स ही बन रहे हैं जैसे हम लोग बना रहे हैं गारमेंट्स, यहाँ कानबान बोर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। इसमें जो कैप्शन चल रहा है इस पर भी ध्यान देखें। इस प्रोडक्शन लाइन में जिसमें कि 31 वर्कर्स थे, that has been reduced to 12 workers. Reduction of workmen in that production line from 31 to 12, जो कि आज के जमाने में कोविड के बाद हमें भी स्किल्ड वर्कमैन की बहुत समस्या आ रही है। एक और एग्जांपल एक दूसरी इंडस्ट्री में देखते हैं। ये एक सैंडविच बनाने की कंपनी है। Let's look at how Kaiser works in this sandwich factory, which has mostly female workers. Their old way of doing it was for each worker to handle a single process and the materials moved past them off the line. But one process, cutting the bread, always took more time and interrupted the flow, keeping the next worker waiting. We've been doing it that way for years and never saw it was a problem. Once they realized the weakness in their system, तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, प्रोसेस के ऑब्जर्वेशन से लीन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो कि बाकी सारे प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है। ऐसे ग्रुप मीटिंग्स में लीन के दौरान पता चला जाता है कि समस्या क्या है, समाधान क्या है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, एक राय होकर एक तरीका पता चलाते हैं। और जैसे ही हमें उस समस्या का पता चला उसको इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स बिफोर दैट उसी तरीके से चलाया जा रहा था। अब लीन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखें Now we rarely have to stand about waiting for materials. It's really improved the job. दोस्तों,
लीन मैनेजमेंट मैंने जानबूझकर दो वाइडली डिफरेंट इंडस्ट्रीज से और ऑटोमोटिव का नहीं लिया है वीडियो, कि हम ये जान सकें कि हर प्रकार की इंडस्ट्री में, चाहे वो गारमेंट की हो, हैंडीक्राफ्ट्स की हो, फर्नीचर बनाने की हो, ज्वेलरी की हो, ऑटोमोटिव सेक्टर की हो, कार बनाने की हो, हवाई जहाज बनाने की हो, हर एक में लीन के कॉन्सेप्ट उसी एफिशिएंसी के साथ में अक्रॉस द ग्लोब इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और सबको सक्सेस दिला रहे हैं। मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूँ पूरे कमिटमेंट के साथ और पूरे विश्वास के साथ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस स्लाइड को फ्रीज कर लें अपने माइंड्स में, कि लीन के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के पहले साल में एश्योर्ड इंक्रीज ग्रोथ में 20% की है, और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, दुनिया के सभी लोग इसको मान रहे हैं। इसके बावजूद इसके कॉन्सेप्ट को समझना और अपने यहाँ लीन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिक्कत दे रहा है। इसीलिए आज हम इसको थोड़े सिस्टमैटिक मैनर में समझेंगे और इसकी क्या नीड है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी क्या है, इसको हम इस प्रेजेंटेशन के अगले हिस्सों में समझेंगे। और इसलिए प्रेजेंटेशन के अगले हिस्सों में मैंने 3 हिस्सों में इसको बांट रखा है। पहला हिस्सा नीड की, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। नीड की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि लीन के इम्प्लीमेंटेशन में जो फंडामेंटल बात है वो ये है मैनेजमेंट का कमिटमेंट और मैनेजमेंट के बेसिक बिलीफ। तो हम जब ये देख पाएंगे कि इसकी नीड क्या है, तभी हम एज ए मैनेजमेंट उसमें कमिटमेंट दे पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट होल हार्टेडली कर पाएंगे। देखिए एक उदाहरण मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। लीन मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर आधारित है, और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने अपनी नंबर 1 पोजीशन पिछले जाने कितने 25-26 सालों से मेंटेन कर रखी है ऑटोमोटिव सेक्टर। मैं इसके एग्जांपल ढूंढने के लिए मैंने सर्च किया, आप चाहे तो आप भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, अभी सर्च कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मॉडल कौन सी है, टोयोटा कोरोला। आज से 54 साल पहले 1966 में टोयोटा कोरोला लॉन्च हुई, आज तक बिक रही है और दुनिया में इससे ज्यादा कोई कार का मॉडल नहीं बिका। दूसरी बात देखें, अभी इतनी बड़ी क्राइसिस हमारे पास कोरोना के द्वारा आई है, कोविड-19 के द्वारा आई है, और उसको उस चुनौती को, उस संकट को, उस आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं, ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने दिखाया है। लीन मैनेजमेंट सिस्टम उसी से डिराइव हुआ है। तो कोविड आने के बाद अप्रैल 2020 के एंड में स्टडी किया गया और ये पता चला गया कि इस आपदा से सबसे कम इफेक्टेड हुआ है टोयोटा, और उसने प्रैक्टिकली अपना मार्केट शेयर और बढ़ा लिया है 1.5 परसेंटेज पॉइंट, और पिछले 10 सालों में टोयोटा का जितना मार्केट शेयर था उससे ज्यादा मार्केट शेयर टोयोटा ने 2020 में पाया है। इससे पहले टोयोटा का मार्केट शेयर 2016-2017 में 9.2% रहा था, 2019 में बढ़ के 10.2% हो गया था, और कोविड के बाद लीस्ट इफेक्ट हुआ है ये, और इसका मार्केट शेयर 1.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ के 11.6% हो गया है। ये हमें बता रहा है कितना इफेक्टिव किसी इमरजेंसी में भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम होता है। और इसके अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, ये एक टेबल मैंने निकाली है किसी पर्टिकुलर क्वार्टर की, जस्ट फॉर अ सैंपल। तो इसमें हम देखिए कि टोयोटा ने जो प्रॉफिट उस क्वार्टर में अर्न किया है इन US बिलियन डॉलर्स, 5.76। इसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर फोक्सवैगन 4.39, थर्ड का देखिए कितना नीचे है 1.31, और जो फोर्थ टॉप 4 की बात कर रहे हैं, और ये हम किसी छोटे मोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात कर रहे हैं। जनरल मोटर्स का प्रॉफिट 0.28, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं, कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं। और ये केवल किसी एक क्वार्टर में संयोगवश चमत्कार की तरह हो गया, ऐसा नहीं है। ईयर आफ्टर ईयर उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। केवल यही लाइन है जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रही है जापानीज मैन्युफैक्चरिंग की, और इसी के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, बाकी सबके इसके नीचे आ गए प्रॉफिट मार्जिन। इससे ये दोबारा एक बार चीज स्पष्ट होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए, कस्टमर डिलाइट को अचीव करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग एक फंडामेंटल टूल है। आइए कुछ स्लाइड्स अब मैं आपके सामने टोयोटा के शॉप फ्लोर की शेयर करता हूं, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जिसने कि इतने मिरेकुलस रिजल्ट दिए हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, वो कैसा काम करता है, कैसा दिखता है। टोयोटा के शॉप फ्लोर का ये एक फोटोग्राफ है जो कि हमें दिखा रहा है, इसमें एक साथ 2
अलग अलग कलर्स की कारें, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, प्रोसेस हो रही है। और अब आप इस शॉप फ्लोर की तैयारी देखिए, इसकी एफिशिएंसी देखिए, इसका प्रिसिशन देखिए, और तब हमें कोई शक नहीं रह जाता कि वैसे रिजल्ट्स जो कि अभी हमने देखे थे, 5.76 बिलियन कंपेयर हो रहा है फोर्थ कंपटीटर से, जिसको कि 0.28 पे जो खड़ा है, क्यों है। और हम देखें, ये भी टोयोटा की शॉप फ्लोर का एक रियल फोटोग्राफ है, जो कि हमें बता रहा है कि कितनी इन डेप्थ प्रोसेस को स्टडी करके, प्रोसेस पैरामीटर को कैप्चर करके, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, कौन सी टीम उसको इंप्रूवमेंट करेगी, क्या उसका टारगेट है, क्या उसका प्लान है, कैसी उसकी मॉनिटरिंग है, क्या उसके रिजल्ट है, वो कंटिन्यूअस डिस्प्ले लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ शॉप फ्लोर पे कैसे होता है। और ये उसका शॉप फ्लोर का एक्चुअल फोटोग्राफ है, सो वेल मेंटेन्ड, सो वेल अरेंज्ड, सो एफिशिएंट, सो सेफ। ये हमारा अचीव करने के लिए एक बेंचमार्क है, और आप इसमें देख सकते हैं। और जब मैं इसमें कुछ जापानीज कंसल्टेंट्स के साथ में काम करता था, तो वो मुझे ये कहते थे कि अगर तुम्हें शॉप फ्लोर पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, तो वो शॉप फ्लोर साफ नहीं है। इस शॉप फ्लोर पे शक्ल दिखाई देती है, इतना प्रॉपरली मेंटेन, वेल थॉट आउट उसका लेआउट रहता है, ये हमने इन फोटोग्राफ्स में देखा है। और मैं ये चीज जो कि आपसे कुछ समय पहले भी मैंने शेयर किया था कि टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, टीपीएस को, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को अब लीन की तरफ एक पूरा डेवलप कर लिया गया है। तो वो अब केवल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में या केवल वो टोयोटा के कॉन्सेप्ट में, टोयोटा के कल्चर में, जापान में सक्सेस होगा ऐसा नहीं। अब हर बिजनेस में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे अकाउंटिंग का सेक्टर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, मिलिट्री ऑपरेशंस तक हो, या जो ऑनलाइन मार्केटिंग की साइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उन सब में भी लीन के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके सक्सेस पाई जा रही है। क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में हर मैनेजर, हर बिजनेस ओनर इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाए, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए, और उसका वेस्ट कैसे कम हो। चाहे वो वेस्ट टाइम की बर्बादी के रूप में हो, मटेरियल की बर्बादी के रूप में हो, ओवरहेड की बर्बादी के रूप में हो, या इवन मोशन की बर्बादी के रूप में हो, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन की बर्बादी के रूप में हो, ओवर प्रोसेसिंग की बर्बादी के रूप में हो, उन सब को कैसे हटाया जाए। अब हम धीरे धीरे लीन मैनेजमेंट की बारीकी में घुसते जा रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन इसमें चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक एक शब्द का महत्व है। वी आर लुकिंग एट स्लैशिंग वेस्ट्स, whether they are in terms of wasted time, material, overhead and motion. तो हर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, हर बिजनेस ऑपरेशन आज इन गोल्स को, इन टूल्स को सीखना चाह रहा है। ये एक मैनेजमेंट फिलॉसफी और एक वर्क कल्चर है, ये समझना आवश्यक है। दोस्तों, ये कैसे वर्क कल्चर है, ये देखना आवश्यक है। इसके लिए मैं एक वीडियो आपके साथ में अभी शेयर करता हूं। Visitors to factories in Japan often remark how carefully and neatly the tools and working materials are arranged. This is actually the key to efficiency. When tools are laid out clearly and conveniently, no work time is wasted looking for them. And logical pre-positioning of materials reduces time spent transporting them to workspaces, lessening the danger of collisions en route. Such techniques for improving work efficiency and safety are known as Kaizen. The Japanese word that simply means to do something better. दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा है कि कितने नाइसली, कितने एक्यूरेटली और कितने इमीडिएट मिलने की सरलता के हिसाब से सारे टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क प्लेसेस कैसे अरेंज किए गए हैं। तो लीन के दो सिद्धांत हैं। लीन काम करता है वैल्यू क्रिएशन, पहला सिद्धांत, और वेस्ट एलिमिनेशन, दूसरा सिद्धांत। ये दो सिद्धांत फंडामेंटल है जब भी हम लीन की बात करेंगे। तो जब भी हम लीन को एज ए मैनेजमेंट फिलॉसफी समझना चाहते हैं, एज ए वर्क कल्चर समझना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू क्रिएशन पे फोकस रहेगा और वेस्ट एलिमिनेशन पे फोकस रहेगा। ध्यान दें, लीन केवल एक सेट ऑफ टूल्स नहीं है। हम जापान जाकर वैसी मशीनें ले आए, हम वैसा एक बार शॉप फ्लोर बना ले, उससे हमारा कोई भली भला हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है। वो मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में शेयर करूंगा। तो लीन का अर्थ
हुआ लीन मीन्स क्रिएटिंग मोर वैल्यू विथ लेस। मैं चाहूंगा कि इस स्लाइड पे आप सबसे ज्यादा इसी स्लाइड पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पूरे प्रेजेंटेशन में, उस पूरे डिस्कशन में। और अगर हमने इस स्लाइड को समझ लिया तो ये मान लीजिए कि हमने लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और तब हम उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। लीन मीन्स क्रिएटिंग मोर वैल्यू विथ लेस। लेस क्या? लेस टाइम, लेस ह्यूमन एफर्ट, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेस स्पेस, लेस डिफेक्ट्स। और वैल्यू जो कि कस्टमर की नजर में वैल्यू है, कस्टमर को क्या चाहिए वो वैल्यू। हम कैसे करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होगा। हम कहां से काम शुरू करेंगे और कहां पर काम करते रहेंगे, वो है शॉप फ्लोर, जहां पे वास्तव में बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं। बोर्ड रूम में बैठकर लीन का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस रूम में ट्रेनिंग लेकर लीन का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, फ्लोर के ऊपर इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। और हम काम करते हैं इन 3 चीजों पर, जो कि स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोसेसेस में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लोगों की क्षमताओं में, उनकी कैपेबिलिटी में लगातार इनहेंसमेंट। आप लोग बार बार देखेंगे मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान और हमारे इस आपस के डिस्कशन के दौरान कि हम अपने लोगों की कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट को फंडामेंटल मानकर चलते हैं, और हमारे लोगों की कैपेबिलिटी का जो एनहेंसमेंट है वो ही सिस्टम की स्टेबिलिटी और प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के लिए आवश्यक है। और ये जो लीन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारी तीनों प्रकार की बिजनेस साइकिल्स, जो कि किसी भी इंटरप्राइजेस में, चाहे वो कॉन्सेप्ट लॉन्च की हो, जहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होती है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, वहां से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक और फाइनली उसके लॉन्च तक। या दूसरी बिजनेस साइकिल हुई जो कि ऑनलाइन की है, जोमेटो की, स्विगी की, अमेजन की, वो बनाते नहीं ना कुछ, ना कोई कॉन्सेप्चुअलाइज कर दे प्रोडक्ट को, ऑर्डर टू डिलीवरी। और तीसरा हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में है, रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। इन तीनों ही बिजनेस साइकिल्स के प्रोसेसेस पर लीन की मेथोडोलॉजी उतनी ही सफलता के साथ में चलती है। दोस्तों, स्लाइड को मैंने ज्यादा डिस्कस किए बिना आगे बढ़ा दिया है, इसलिए कि वो कई बार ध्यान भटका देता है। लीन, बात उसी स्लाइड की कर रहा हूं। लीन अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो लीन कौन है? जिसकी की मसल है और फैट नहीं है। चलिए पीछे चलते हैं। जिसकी की मसल है और फैट नहीं है, यानी कि जो चाहिए मसल वो है और जो नहीं चाहिए फैट वो नहीं है। हैव व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड डू नॉट हैव व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम इंडस्ट्री के, बिजनेस के ऊपर हम इस चीज को इंप्लीमेंट करें, समझें उसके परिप्रेक्ष्य में, तो जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं जो चाहिए वो हैं, और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जो नहीं चाहिए वो नहीं है। अब इसमें सबसे मजेदार बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लीन के प्रैक्टिशनर्स को, लीन के लर्नर्स को ये समझ में आया है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज किसी टिपिकल बिजनेस ऑपरेशंस में 90% होती है। हम काम अगर 100 कर रहे हैं आज किसी चीज को अचीव करने में, उसमें से 90% एक्टिविटियां नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, वो वेस्टफुल है। हमें वो आई डेवलप करनी पड़ेगी, हमें वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम वेस्टफुल एक्टिविटीज को देख सके और उन वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर सके। तो इसके लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, जिसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप इस चीज को अंजाम दिया जाएगा, वो 5 स्टेप प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लीन है, जो कि है टू आइडेंटिफाई वैल्यू, पहला। दूसरा, मैप वैल्यू स्ट्रीम। तीसरा, क्रिएट फ्लो। चौथा, स्टैब्लिश फुल। और पांचवा, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझे, इन्हीं पांचों स्टेप्स को, इन्हीं पांचों प्रिंसिपल्स को। सबसे पहला प्रिंसिपल है जहां से काम शुरू होगा, टू आइडेंटिफाई कस्टमर एंड टू स्पेसिफाई वैल्यू। हमारा कस्टमर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे से समझना कि वो क्या चाहता है, और वो ही काम करें, एग्जैक्टली वही काम करें, इसके अलावा कोई काम ना करें, पहली बात। दूसरा इसका जो स्टेप है वो है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वो ये कहता है कि हम जो उस वैल्यू को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको अपने सामने मैप करें, कागज पर लाएं, उसको प्लॉट करें, तब हमें दिखेगा कि अच्छा ये काम हम कर रहे हैं, और उसको हम तब ब्रेकअप कर पाएंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये एक्टिविटीज आवश्यक है, ये नहीं है, या हमारी लाइन बैलेंस्ड है या नहीं है। तीसरा, क्रिएट फ्लो। हम इन सबका उदाहरण देखेंगे कि फ्लो कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या डिजाइन के प्रोसेस में डेवलप किया जाएगा। चौथा हो गया उसका कस्टमर पुल के आधार पर ये सारा सिस्टम चलता है, मेक टू स्टॉक के लिए नहीं, पुश सिस्टम से नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टू सीक परफेक्शन। आइए एक एक स्टेप की बात करें। पहला स्टेप हमने जो बात किया वो है टू आइडेंटिफाई वैल्यू,
आइडेंटिफाई वैल्यू का अर्थ हुआ कि हमारे कस्टमर की नजर में वैल्यू क्या है। वैल्यू वही है क्योंकि कस्टमर जिसको वैल्यू मान रहा है। द रियल वैल्यू इज इन द आई ऑफ द बायर, ना कि हमें क्या अच्छा लगता है, पिछले साल क्या अच्छा था, हमें हमें क्या बनाने आता है, वो वैल्यू नहीं है। इसका एक उदाहरण, और ये बड़ा मजेदार उदाहरण है, जब मैं इस प्रेजेंटेशन को डेवलप कर रहा था, हमारे एक साथी से मेरा डिस्कशन यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये स्लाइड पहले थी जहां मैं टोयोटा की बड़ा वो झंडा लहरा रहा था कि देखो देखो टोयोटा कितना अच्छा। तो मैंने उनसे सर से बोला कि सर देखो देखो, ये टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर है ये सबसे ज्यादा बिकती है, और इसी का जो कॉम्पिटिटर है वो एंडेवर, वो इतना कम बिकता है। तो उन्होंने उसी समय नेट पे, अब देखिए आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, उसी समय नेट पे उन्होंने सर्च करके देखा कि बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, और इसमें तो फीचर कम है, और ये बेसिक सारे इसमें फीचर है, इसलिए ये ज्यादा बिकती है। मैंने कहा बस यही आपने मुझे इतना बढ़िया उदाहरण दे दिया सर कि दोनों एक साथ ही लॉन्च हुई, दोनों ही 35 लाख रुपए 36 लाख रुपए मिलती हैं, बराबर कीमतें बिक रही हैं, फिर भी जिस चीज में अपरेंटली फीचर कम है वो दुगने से भी ज्यादा बिक रही है। क्यों? क्योंकि उसमें वो फीचर हैं, कम फीचर में कॉस्ट भी कम लग रही है उसकी, तभी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन इसमें वो फीचर हैं जो इस पर्टिकुलर फुल फीचर्ड एसयूवी को जो फीचर चाहिए वो इसमें है। इसीलिए फॉर्च्यूनर की 15,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं पिछले साल 2019 में, और इंडियवर की 6,700, दोनों ही टॉप नॉच एसयूवीज की बात कर रहे हैं। तो कम फीचर होने के बावजूद अगर दुगनी से भी ज्यादा बेच पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को टोयोटा ने कितने अच्छे से समझ रखा है। और ये ही लीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला प्रिंसिपल है, टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई वैल्यू एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर। ये अब वैल्यू चेन मैपिंग की बात करें, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की बात करें, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि हम प्लॉट करते हैं कि हम उस वैल्यू को अचीव करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटियां, एक के बाद एक कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं। ये लगभग लगभग उसी तरह से है जैसे किसी आदमी का थरो इलाज करने के लिए उसका एमआरआई, उसका सीटी स्कैन, उसका एक्सरे, उसकी एंजियोग्राफी, ये सब उसका कराया जाता है, तो हमें समझ में आता है कि इसके वेरियस फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेप है जब हम लीन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं, तो प्रोसेस मैप करना। उसी स्लाइड का थोड़ा सा विस्तृत रूप यहाँ पर है, और वो विस्तृत रूप ये बता रहा है कि हमने प्रोसेस ए में हम क्या काम करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, और इतने डिटेल में उसको स्टडी किया जाता है कि इसका प्रोसेस साइकिल टाइम क्या है, इसका चेंज ओवर टाइम क्या है, इसमें कितनी मैन पावर लगती है, इसका अप टाइम क्या है, इसका डाउन टाइम क्या है, इसमें यील्ड का रेट इसमें क्या आ रहा है, कितनी देर इसके लिए मटेरियल को वेट करना पड़ता है। इतनी बारीकी से पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने के बाद ही हम उसके अंदर में इंप्रूवमेंट की बात कर पाते हैं दोस्तों। और उसी दौरान जब हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर रहे होते हैं तब हमें आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने आपको से बात किया था कि 90% एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडिंग है। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं और हमें दिखाई नहीं दे रही, हम पहचान नहीं पा रहे, उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स इसमें लीन के कॉन्सेप्ट से बताए गए, तो उसको 3C की कसौटी पर कसना है, केयर, चेंज और करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं, डू द कस्टमर केयर फॉर दैट, जो कि एंडीवर और फॉर्च्यूनर के एग्जांपल में बिल्कुल वाजिब बात है। इसी तरह से क्या वो ऑपरेशन उसको कोई फिजिकली चेंज कर रहा है क्या? उदाहरण के लिए अगर मुझे कोई आलू काटना है और मैं उस आलू को काटने के लिए चाकू लेने कहीं जाता हूँ, उसको ढूंढने कहीं उस चाकू को जाता हूँ, तो वो वेस्टफुल एक्टिविटी है, वो उसको फिजिकली चेंज नहीं कर रहा। बल्कि इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि ये आलू है, ये चाकू है, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उस चाकू को लाते हैं जो कि हवा में चलता है तो ये वेस्टफुल एक्टिविटी है। जब वो उसको फिजिकली जब वो काट रहा है ये चाकू इस आलू को, वही वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो आपको अगर यहाँ ये एक मैंने सरलता के लिए उदाहरण बताया है, वरना ये ड्रिल मशीनों में हर चीज में ये बहुत लागू है ये सिस्टम। और इसी तरह से डूइंग इट करेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, उसको उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं। आप 2 बार में ठीक करके बनाओ तो पैसा उतना ही देने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उसको पहली बार में ही सही बनाना है, जो हमारा एक मोटो रहता है, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। देखिए तीसरे स्टेप और तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, विच इज अबाउट क्रिएटिंग द फ्लो। फ्लो का मतलब ये हुआ कि अगर स्मूथ प्रोडक्शन में फ्लो हो रहा है, कहीं कहीं माल रुक नहीं रहा है। आप लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में है या जो बिजनेस डिजाइन में है, प्रोसेस डिजाइन में है, वो इस चीज को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। हमारा काम जहां भी रुक रहा है वो 2 समस्याएं हमारे लिए खड़ी कर रहा है। एक तो उससे पहले वाले प्रोसेस में क्या मिस्टेक्स हो गई वो छुपा रहा है,
और दूसरी बात वहां रखे रखे हुए मटेरियल भी खराब हो जा रहा है। तो जो थ्रूपुट टाइम को मिनिमाइज करने के लिए फ्लो बहुत स्मूथ एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। कैसे करते हैं एग्जैक्ट उसके टूल, देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये करना है स्पष्ट ही है, लेकिन कैसे करेंगे वो एग्जैक्ट बात लीन मैनेजमेंट बताता है। वो लीन मैनेजमेंट ये बताता है कि फ्लो एस्टेब्लिश करना है, बिल्कुल सही, लेकिन कैसे होगा? बैच साइज रिडक्शन करना पड़ेगा, चेंज ओवर टाइम कम करना पड़ेगा, क्रॉस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मल्टीपल स्किल्स एक ऑपरेटर्स में डालनी पड़ेगी, पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, एक आदमी 2-3 मशीनें एक साथ चला पाए, खाली खड़ा देखता ना रहे, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तब जाकर फ्लो क्रिएट होगा। दोस्तों एक वीडियो के द्वारा हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि जो अभी हमारे पास बैच प्रोडक्शन कैसे होता है जिसमें कि फ्लो नहीं होता। पहले मैं आपको उसका एक वीडियो दिखाता हूँ। ऐसे ही हमारी सारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट चलती है। प्रमोद सर, आपने देखी हुई हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की सारी यूनिट्स ऐसी ही चलती हैं, ढेरियां लगी हुई हैं, ढेरियां लगी हुई हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, बड़े बड़े बिन्स हैं जिनमें की वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रखा हुआ है। और हमारी सारी गारमेंट इंडस्ट्री इसी तौर तरीके से चलती है। तो ये एक फ्लो इसमें एस्टेब्लिश नहीं होता है। अब हम इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन लीन के कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखें। वही सेम इंडस्ट्री और हमारा ही जैसा बांग्लादेश, वो कोई सोना चांदी के बिना आदमी नहीं है, जैसा संघर्ष हमारे यहाँ वैसा ही वहां। और इसमें देखिए एक एक पीस फ्लो हो रहा है, वही सेम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इसमें कोई डिफेक्ट कहीं छुपने वाला नहीं है और स्मूथ फ्लो इसके अंदर होगा। सिंक्रोनाइजेशन आप काम का देखेंगे, एक एक पीस कैसे मूव हो रहा है वो देखेंगे। यही JIT का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल कस्टमर का, इंटरनल सप्लायर का, कि सिंगल पीस फ्लो इसमें होता है। बैच साइज रिडक्शन जो कि हमने उसके अंदर एक टूल देखा था, चेंज टाइम रिडक्शन जो हमने उसमें टूल देखा था, उसी का ही उदाहरण मैंने आपके साथ में अभी शेयर किया। दोस्तों अब हम उसके चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं जो कि कहता है कि एस्टेब्लिश पुल। एस्टेब्लिश पुल का अर्थ ये हुआ कि जब कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उस आइटम को बनाएंगे और उसको सप्लाई करेंगे, बना के रखेंगे नहीं, एज अगेंस्ट मेक टू स्टॉक जो कि पुश सिस्टम है। एक मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस ओनर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, फ्लोर मैनेजर्स हैं, मैं उनसे ये एक प्रश्न पूछूंगा, अपने दिल पे हाथ रखे गए कि आपके शॉप फ्लोर पर मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जितना स्पेस है उसका 60% से ज्यादा है स्पेस सामान को रखने में कंज्यूम हो रखा है। चाहे वो रॉ मटेरियल रखा हो, चाहे फिनिश्ड गुड रखे हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रखी हो, चाहे रिजेक्शन और रिवर्क का ढेर लगा हुआ हो, चाहे वो मटेरियल जो कि होल्ड है, डिसीजन पेंडिंग है, उसके लिए रखा हो। 60% से ज्यादा स्पेस को जो जिसके लिए कि हम पे कर रहे हैं, और अगर वो खाली हो जाए तो हम, अगर मैं इसको सरलता के लिए 50% ही मान लूं और उस पर हम काम करने लगे तो हमारा प्रोडक्शन दुगना हो जाए। आप इस बात के महत्व को समझ पा रहे हैं? तो जब तक हम पुश मेक टू स्टॉक यानी कि पुश सिस्टम पे काम करते रहेंगे, हमारा 50, 60, 70% स्पेस कंज्यूम रहेगा। हम बना कर रखते रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कस्टमर कब क्या मांगेगा, तो हम बनाकर रख लेते हैं, स्पेस खराब होता रहता है, वो सामान में रखा रखा जाता है। वो तो एक और भी मतलब कोड़ में खांच की स्थिति पैदा है। तो पुल एस्टेब्लिश करने के भी कई तरीके, जैसे अभी हमने वास्तव में उस वीडियो में भी देखा था कि उसको एक विजुअल सिग्नल भी मिल रहा था, उसकी जैसे टोकरी खाली हुई, वो अभी अपन दोबारा उसको देखेंगे, दैट वाज अ विजुअल सिग्नल की भी मेरे को नेक्स्ट दिया जाए। ये उसी का एक ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। ये कस्टमर का प्रोसेस है, तो जैसे ही यहाँ से प्रोडक्ट पुल हो जाता है, विजिकल सिग्नल एक यहाँ पर जाता है जो कि इसको कहता है कि प्रोडक्ट को रिप्लेनिश करो, और वो FIFO सिस्टम से उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है। ये चौथा स्टेप था। और पांचवा स्टेप जो कि सीक परफेक्शन की बात करता है। तो ये सुधार का कार्यक्रम कभी भी बंद नहीं होता, ये परफेक्शन इसका सीक करना इसका उद्देश्य है और उसको करता रहना।
तो ये जो 5 स्टेप मेथोडोलॉजी है, 5 प्रिंसिपल लीन मैनेजमेंट के हैं, ये लीन को बहुत व्यापक रूप से, समग्र रूप से परिभाषित कर दे रहे हैं। मैं क्विकली केवल एक बार दोहराऊंगा। वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पहला, दूसरा हुआ, बताइए दूसरा क्या हुआ? वैल्यू चेन मैपिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। तीसरा फ्लो एस्टेब्लिश करना, चौथा पुल एस्टेब्लिश करना, और पांचवा सीक परफेक्शन। सीक परफेक्शन किस हद तक गया हुआ है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करता हूँ। ये एक फैक्ट्री है जहाँ की 80% लोग डिसेबल्ड है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, या और इनके लिए कैसा वर्क प्लेस बनाया है, ये परफेक्शन का एक Trash receptacles were redesigned for easy transportation. And various assistive devices allow people with visual impairments to operate equipment. This one can devise a pleasing idea of stabilizing hanging screwdrivers with it. This improvement reduces wasteful movement, and since the drivers are used thousands of times a day, saves as much as 200 minutes of work time a month. It really feels like we've accomplished something when you come up with a new technique like this. We all enjoy thinking and working together to make our job better. Spares and supplies are arranged. ये लड़की देख नहीं सकती, दृष्टिबाधित है। These tapes are arranged by time. Large paper discs can be made by touch with only one step. विजुअल सिग्नल्स कान बांध के जब खत्म होने वाला है उससे पहले Deliver the information clearly to sighted people too. Car jacks allow work tables to be raised and lowered to match the height of each wheelchair. This idea is so helpful. Jacks have been fitted to all the work tables. एडजस्टेबल हाइट की वर्क टेबल्स, Intended to make things easier for people with disabilities, often simplify everyone's work. ऐसा सिस्टम बनाया है सीकिंग परफेक्शन, जो कि ऐसे लोग जो कि व्हीलचेयर पे चल रहे हैं, ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते, वो भी कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। ये सीकिंग परफेक्शन का एक उदाहरण है। सीकिंग परफेक्शन का ही एक दूसरा उदाहरण आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी अपन ने कई बार बात किया कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को ही आगे डेवलप करके लीन मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप किया गया, और ये काम किया MIT की एक टीम ने। उन्होंने 5 साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया 1985 से लेकर 1990 तक, और 1990 में उन्होंने इसको लीन के नाम से और एक स्टैंडर्डाइज मेथड से, जो अपन ने भी 5 स्टेप प्रिंसिपल की बात किया था, उससे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इसमें जो मैं परफेक्शन की बात करना चाह रहा हूं, तो अभी जो उसके उस टीम के लीडर थे मिस्टर जिम वर्मैक, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बात बताई जो कि मुझे भी नहीं पता थी। बोले कि लीन शब्द मैंने नहीं निकाला था, ये हमारी टीम के एक सदस्य थे मिस्टर जॉन ग्राफिक, जो कि उस समय एक यंग इंजीनियर थे और वो मेरी टीम में थे, उस MIT की टीम में रिसर्च एसोसिएट थे। उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था कि इसको लाइए लीन कहते हैं, और वो मिस्टर जैन ग्राफिक आज से 3 साल पहले गूगल कार्स के CEO बनाए गए, और आज तक गूगल कार्स के CEO। He is heading the operations of the most cutting edge technology in today's world, which is driverless cars. गूगल की कार्स के CEO हैं, और ऐसे दिखते थे वो तब 1990 में जब उन्होंने बनाया था, और सीकिंग परफेक्शन करते करते इतना उनको दुनिया ने भी अप्रिशिएट किया उन कॉन्सेप्ट से, आज वो सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल दुनिया में जो ऑपरेशन है गूगल की कार्स को बनाने का, उसके CEO है। अब इसके कॉन्सेप्ट्स को और सरलता से समझने के लिए, हमारे मस्तिष्क में इसको बिल्कुल बिठा देने के लिए एक मेटाफर बनाया TPS के वाले लोगों ने, जो कि लीन का भी वही मेटाफर है, जो कि एक मकान के चित्र को लेकर हमें समझाता है कि इसके वेरियस इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। क्योंकि प्राय मुझसे लोग पूछते हैं कि सर लीन क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात यहाँ पर किया गया है, और उन्होंने ये बहुत सरलता से हमें याद हो जाए इसके लिए बताया गया कि जैसे मकान बनता है वैसे ही लीन का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो सबसे पहले नीचे उसमें रहता है एक फाउंडेशन, जो कि स्टेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को लाता है। उसके बाद उसमें रहेंगे 2 पिलर, और उसमें फिर उसकी पड़ेगी छत, और उसके अंदर में रहेंगे लोग। तो ये उसी का थोड़ा सा विस्तृत चित्र है, पुरानी वाली स्लाइड में ही देखें। तो जो हमारा बेसिक स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन की बात है, वो है काइजन से, 5S से, क्वालिटी सर्कल से, वर्क स्टैंडर्डाइजेशन से, गेम्बा वॉक से। ये
पांचों टूल्स हैं और इसमें से एक एक टूल के बारे में मैं आपके साथ में कुछ क्विक वीडियोस में भी शेयर करूंगा जो कि इसकी फाउंडेशन को बनाते हैं। तो जब भी हम लीन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमें 5S पे काम करना है, हमें क्वालिटी सर्किल, काइजन सर्किल बना के काम करना है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क बना के काम करना होता है, गेम्बा वॉक्स क्या होती है भी उसकी बात करेंगे। फिर ये दो पिलर है, पहला पिलर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करता है जिसका कि नाम जस्ट इन टाइम है, और दूसरा पिलर जिडोका उसका नाम है, वो क्वालिटी को बढ़ाने की बात करता है। और इसकी जो रूफ है वो कस्टमर फोकस से बनी हुई है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हमारी क्या स्ट्रेटजीज है वो कैसे नीचे डिप्लॉय होंगी उसकी बात करता है। और इसके अंदर में रहते हैं लोग, ये पीपल प्रोसेसेस है। तो ये जब घर बन जाता है तो इसमें रहते हैं लोग। मैं दोबारा इस चीज को आप लोगों के साथ एम्फेसाइज करूंगा कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो या लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो या फॉर दैट मैटर दुनिया का कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल हो, TQM हो, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो, सिक्स सिग्मा हो, ये सब पीपल सेंट्रिक है, लोग को के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन है, केवल बिजनेस ओनर के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और लोगों की कैपेबिलिटी इनहेंस करना, उनको कैरियर में ग्रोथ देना, इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ये लीन मैनेजमेंट का हाउस ऐसे बनता है, इन एक फाउंडेशन, दो पिलर और एक रूफ से, जिसके उदाहरण हमने देखे। और इन फाउंडेशन के जो इंग्रेडिएंट, 5 इंग्रेडिएंट की मैंने आपसे बात किया, उसमें से पहले इंग्रेडिएंट की 5S की बात करते हैं। 5S अगर मैं गलत इसका उदाहरण दूं तो गलत उदाहरण ये है कि 5S बहुत अच्छा अगर हाउसकीपिंग होगा, बहुत अच्छे से सजा के सामान रखा गया होगा, वो 5S है। दरअसल ये है नहीं, मैंने जानबूझ के गलत उदाहरण दिया है। 5S से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सॉर्टिंग, सेग्रीगेशन, प्लेस फॉर एवरीथिंग, रिडक्शन ऑफ मूवमेंट, ये सारी 5S में चीजें जुड़ी हुई हैं, इन सब की बात करेंगे। ये एक फंडामेंटल है और 5S इसकी फाउंडेशन है, जिसमें कि सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, इसके 5S हैं। और ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ये पूरा क्वालिटी का हाउस बनने वाला है। फिर हमने दूसरी बात किया कि काइजन। काइजन आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि यहाँ पर जापानी शब्द आ रहे हैं, काई और जेन, चेंज एंड गुड, चेंज फॉर द बेटर। तो चेंज फॉर द बेटर काइजन है। और क्वालिटी सर्कल्स के द्वारा लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, काइजन सर्कल्स के लोगों के द्वारा इन्वॉल्वमेंट से बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके, रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके, एक एक दो दो सेकंड के इंप्रूवमेंट करके, काइजन स्मॉल इंप्रूवमेंट दे बिल्ड इन अ बिग बेनिफिट, ये काइजन का कॉन्सेप्ट है। काइजन से संबंधित एक वीडियो आइए देखें। और मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से इन मिस्टर योशिमासा की अपन बात सुने, जो कि ये कह रहे हैं वो हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग लर्निंग हो सकती है। हमारे लोग लगातार प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये उनकी बात दोहरा रहा हूं मैं। हमारे लोग लगातार प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि जहां पर 3 कदम चलना पड़ता था वहां पे 2 कदम चल रहा, जहां पर 10 सेकंड लगते थे वहां पर 5 सेकंड लगे। दिनों की, महीनों की, घंटों की, मिनटों की बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड्स की बात कर रहे हैं। और 10 सेकंड को घटाकर 5 सेकंड करने की बात कर रहे हैं। हमारे लोग ये काम कर रहे हैं, पीपल इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये इसका फंडामेंटल है। दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसकी एक बात है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस काम करने का अभी तक की उपलब्ध जानकारी और अनुभव के आधार पर सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और उसको फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है लीन के इम्प्लीमेंटेशन का, और इसको भी हम एक वीडियो के द्वारा देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जहां तहां स्टैंडर्ड ऑपरेशंस लगे होंगे। इस वर्क प्लेस की एफिशिएंसी देखिए, इसका रखरखाव देखिए, इसकी प्रोडक्टिविटी देखिए, इसके रिजल्ट्स देखिए, जहां पर कि रिड्यूस कर रहे हैं लीड टाइम बाय 45%, लीड टाइम रिड्यूस बाय 45%, आधा रह गया।
ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि शॉप फ्लोर के ऊपर ही डिस्प्लेड है। यहाँ डिस्प्लेड है, यहाँ डिस्प्लेड है, यहाँ डिस्प्लेड है, यहाँ डिस्प्लेड है, और इनका जो फायदा मिल रहा है वो रिड्यूसिंग लीड टाइम पे 45%। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिस्प्लेड हैं और फायदा मिल रहा है रिडक्शन ऑफ ऑपरेशंस बाय 50%। दोस्तों ये हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात करी। फिर इसमें गैम्बा वॉक्स जो कि शॉप फ्लोर पे सीनियर मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट, और वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं और ये देखते हैं कि वो 3M, एक दो बार जो लोग ने इसमें कुछ काम किया है, मुदा, मुरा और मुरी 3M है, जो कि बर्बादी होता है, वेस्टेज, ओवरबर्डन, अनइवननेस, इसको ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, 3M को एलिमिनेट करते हैं, और उसका उदाहरण हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो हैं ये सीनियर कंसल्टेंट हैं, ये उस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इनके साथ और भी जो सीनियर इस वीडियो में हम देखेंगे वो इसको गैम्बा वॉक कहा जाता है, उस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए ऑब्जर्व करना। आप देखते रहे इन्हें। सीनियर मैनेजर्स ऑब्जर्व करेंगे, दे आर नॉट सुपरवाइजर्स, और रिजल्ट मिल रहे हैं हमें इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर आवर पर वर्कर बाय 68%। ये है गैम्बा वॉक। पहले पिलर की बात करते हैं आप, जो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का पिलर है, JIT, जस्ट इन टाइम उसका नाम है। और JIT का मतलब है मेकिंग ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन इट इज नीडेड इन द क्वांटिटीज नीडेड एंड डिलीवर्ड जस्ट एज दे आर नीडेड। ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के रिडक्शन पर और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, सिंगल पीस फ्लो को अचीव करना, इन सब पर काम करता है। इसका एक वीडियो आपके साथ में अभी मैं शेयर करता हूं, जहां पर जस्ट इन टाइम का आपको एक उदाहरण, बहुत सिग्निफिकेंट उदाहरण शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंटेड होता हुआ दिखाई देगा। ये है जस्ट इन टाइम की ब्यूटी। दोस्तों अब हम दूसरे पिलर जुडोका यानी कि ऑटोमेशन की बात करें। ऑटोमेशन को ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच भी कहा जाता है, और इसका उदाहरण मैं आपके साथ में एक शेयर करता हूं। इस ग्राफिक से बहुत क्लियर है, ये किसी भी इम्प्रूवमेंट से पहले का ऑपरेशन है, जहां पर कि एक मशीन चल रही है, इसमें फीडिंग भी मैनुअली करनी पड़ती है, मटेरियल लोड मैनुअली करना पड़ता है, और जितनी देर मशीन काम करती है ऑपरेटर खड़ा खड़ा उसको देखता है, और अनलोड भी मैनुअली करता है। कुछ इंप्रूवमेंट के बाद उसमें ये स्थिति हम ले आए कि उसमें फीड ऑटोमेटिक होती है, अनलोड भी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ये मशीन जितनी देर काम करती है ये ऑपरेटर उसको खड़ा खड़ा देखता है। लेकिन अब तक आप लोग जान गए होंगे कि वेस्ट है। अगर वो आदमी हमारा खड़ा है और उस मशीन को केवल चलते मात्र देख रहा है तो ये वेस्ट है कि नहीं भाई? तो अब इसमें ऑटोमेशन का मामला हुआ कि इसमें फीड भी ऑटोमेटिक है, अनलोड भी ऑटोमेटिक हो रहा है, और उस मशीन में ऐसा ऑटोमेशन किया गया है कि अगर ये मशीन चलते चलते किसी भी वजह से रुक जाए तो ये एक सिग्नल देगा, विजुअल सिग्नल देगा, और उस ऑपरेटर को बुला लेगा कि भाई मैं रुक गई हूँ, मेरे को आकर अटेंड करो, और उतनी देर जितनी देर की मशीन ठीक चल रही है वो ऑपरेटर दूसरा कोई काम
कर सकता है। ये ऑटोनोमेशन का प्रिंसिपल है। तो जापानी लोग और लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिशनर्स और मेरे जैसे लर्नर्स जो कि इसको सीख रहे हैं, ये कभी भी बहुत हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा बड़ी और महंगी मशीनें लाने पर महत्व नहीं देते। ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच की ही हम लोग बात करते हैं। इसी तरह उस चीज को अचीव करने के लिए कि हमारा सिंगल पीस फ्लो हो, तो चेंज ओवर टाइम बहुत कम होना चाहिए। SMED चेंज ओवर टाइम के रिडक्शन की बात करता है। इसका नाम SMED इसीलिए क्योंकि ये सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई है, और सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई का मतलब कि चेंज ओवर के अंदर 10 मिनट से कम 1 से लेकर 9 मिनट तक का, जो कि सिंगल डिजिट में नंबर ऑफ मिनट्स हो, उस पर काम करना होगा। इसी तरह से QC टूल्स, 7 QC टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की हम बात करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स इसमें रहते हैं, हिस्टोग्राम्स इसमें रहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स इसमें रहते हैं। ये सब साथ में पोकायोके जो कि मिस्टेक प्रूफिंग है। तो ये जो आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिया है, चाहे SMED का लिया है, चाहे पोकायोके का लिया है, चाहे अभी मैं आपके साथ में कानबान का उदाहरण लूंगा, ये सारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि शॉप फ्लोर पर इंप्लीमेंट करने के बाद हमें लीन के बेनिफिट्स देंगी। ये कानबान की बात है, जो कि एक विजुअल सिग्नल को कानबान कहा जाता है। इसी प्रकार से होशिनकानरी एक टूल है जो कि ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का काम करता है। तो कंपनी ने ब्रॉड लेवल पर जो पॉलिसी बनाई है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको मैनेजरियल लेवल तक कैसे ब्रेकअप किया जाए टैक्टिक्स के रूप में, और फिर उसको शॉप फ्लोर तक कैसे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के रूप में ब्रेकअप किया जाए, इसका पूरा ग्राफिकल मेथड एंड देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो कि इसकी काम को करता है। तो ये पॉलिसी डिप्लॉयमेंट की बात करता है। तो हमने उस हाउस जो कि क्वालिटी हाउस को हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसमें फाउंडेशन, उसमें 2 पिलर, उसमें रूफ, उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में आप लोगों से मैंने सरसरी तौर पे अभी चर्चा किया है। तो अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस की। इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में 3 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स फॉर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम बार बार बात कर चुके हैं कि ये एक वर्क कल्चर है, ये कोई सेट ऑफ टूल्स नहीं है, कोई सेट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीन नहीं है जिसको कि, या कोई एनालिटिक्स का कोई मेथड नहीं है मात्र, जिसको कि हम इंप्लीमेंट करके और लीन के बेनिफिट्स की आशा करें। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वो समझना, मैनेजमेंट का कमिटमेंट इसमें मस्ट है, और हमारे प्रोसेसेस में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इसमें मस्ट है। इस पूरी चीज को जब लीन बना, उससे पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम था, तो उन लोगों ने भी देवर सो वेरी नाइस, उन्होंने किताबों के रूप में इसको, चाहे वो दाइची ओनो हो, शिगो शिंगो हो, मिस्टर लाइकर हो, इन लोगों ने किताबों की शक्ल में उसको एक स्टैंडर्ड, एक पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड हमें मेथड दिया है, जिससे कि हम उसको समझ पाते हैं। और जब इसको लीन के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो मिस्टर वोमक ने, चाहे मिस्टर जॉन शुक ने, चाहे मिस्टर पॉल लेकर ने, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं, मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड, या गैम्बा वॉक्स, या लर्निंग टू सी, या 2 सेकंड लीन, या लीन थिंकिंग, या मैनेजिंग टू लर्न, ये सारी किताबें इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करती है और इसके सारे तरीकों को बताती हैं। और ये सब क्या काम करती है? ये अलाइन करती हैं 3 चीजों को, प्रोसेसेस, पीपल और पर्पस। 3P को अलाइन करती हैं, और जिससे कि टू क्रिएट वैल्यू। हम लोगों को याद ही है कि हमने बार बार बात किया था कि हम जब भी लीन की बात करेंगे तो हम 2 शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे, वैल्यू क्रिएशन और वेस्ट एलिमिनेशन। इसको जो इसके पायनियर्स हैं, मिस्टर ईजी टोयोटा, जिनके की नेतृत्व में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बना, ये हमारे मिस्टर ताइची ओनो, जिन्होंने की इसको पूरा लीड किया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इन्होंने डिवाइस किया। ये मिस्टर जिम वोमैक, जिन्होंने की इसको लीन की मेथोडोलॉजी के रूप में फॉर्मुलेट किया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा संकट था कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बोलने से दूसरी कंपनियां उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी, या लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट हैज बीन नाउ further evolved into lean with that 5-step methodology जिसकी हमने बात किया। ये मिस्टर जॉन शुक, जो कि आज की डेट में CEO है लीन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के, और ये समझा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क। इम्प्लीमेंटेशन के फ्रेमवर्क के लिए भी उन्होंने उसी मेटाफर का इस्तेमाल किया है, हाउस के मेटाफर का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये दूसरा हाउस है, ये इम्प्लीमेंटेशन का हाउस है। इम्प्लीमेंटेशन के हाउस में, जैसा हमने उसमें देखा था, तो जो लीन का क्वालिटी हाउस था, वो ये कहता था कि एक स्टेबल प्रोसेस की बात है, एक क्वालिटी का पिलर है, एक प्रोडक्टिविटी का पिलर है, और कस्टमर विजन की एक रूफ है, जिसके के अंदर हमारे लोग और उनके बेनिफिट्स रहेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के लिए भी वही हाउस का ही मेटाफर है, लेकिन इसमें यहाँ पर बेसिक मैनेजमेंट कमिटमेंट और हमारे बेसिक बिलीव्स की बात है। पहला पिलर है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का,
दूसरा पिलर है कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट का, हमारे लोगों की कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट का, और तीसरा पिलर है सिचुएशनल अप्रोच का, जिससे कि हम ये देख सकें। तो ये जो तीनों पिलर है, सिचुएशनल अप्रोच का अर्थ क्या हुआ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। जब भी लीन के इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेकर चला जाएगा, ये कोई हवा में बात होने वाली चीज नहीं है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्लोर के ऊपर, किसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज के ऊपर इसको काम किया जाएगा, कस्टमर की वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको एज ए प्रोजेक्ट टीम बनाकर हम सॉल्व करें, और उसके लिए हमारा वैल्यू ड्रिवन पर्पस होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके जो दो पिलर हैं, पहला पिलर वो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का। तो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट क्या? प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस में रियल इंप्रूवमेंट, प्रोसेस में प्रैक्टिकल चेंजेस टू इंप्रूव द वे वर्क इज डन। ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का पिलर। और दूसरा पिलर जो कि कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का पिलर है, वो ये कहता है कि सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स इन द कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे लोगों की क्षमताओं में सदा बने रहने वाला सुधार सारे लोगों में और सारे लेवल्स पर करना है। केवल ये नहीं कि वर्कर को ही हमें डंडा मार के सिखाना है कि अरे काम करो भी, काम करो, इधर उधर मत देखो, बात मत करो। ये सीखना है जो कि सामान्यतया हम सोचते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो चलो थोड़े से किसी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, मैनेजर को, सुपरवाइजर को लगा दें वहां पर। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति की स्किल को एनहेंस करना है, मल्टीटास्किंग करना है। हमने पहले ही बात किया था, क्योंकि सेलुलर ऑपरेशन भी इसमें अचीव किया जाएगा। तो ये उसी को और विस्तार में लिखा गया है, उसी परिभाषा को जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो ये पिलर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का है, ये पिलर कैपेसिटी इनहेंसमेंट का है, ये पिलर हमें बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, क्या मिशन है जिसे सॉल्व करना है, और ये फाउंडेशन है जो कि हमारी बेसिक कमिटमेंट माइंडसेट और हमारे बेसिक असेंप्शंस पर ही इसकी फिलॉसफी काम करती है। अगर मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट इसमें डेडिकेटेड नहीं है, मैनेजमेंट खुद परिश्रम नहीं कर रहा लीन के प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में, तो थोड़ा मुश्किल है लीन के प्रोजेक्ट का सक्सेस होना। आइए एक और वीडियो से हम इसमें समझते हैं कि कैसे कैसे इतने रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स हमें मिलते हैं। और अब ये वीडियो 1 मिनट चलेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप इसमें स्वयं देखेंगे कि इसमें कहाँ पे गैम्बा वॉक हो रहा है, कैसे इसमें सेलुलर प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे इसमें वन पीस फ्लो हो रहा है, कैसे इसमें इमीडिएट चेंज ओवर हो रहा है, कैसे इसमें मिस्टेक प्रूफिंग किया गया है, कैसे इसमें लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी हुई है। ये सेलुलर प्रोडक्शन है, सेल्स बने हुए हैं, एक एक आदमी कई कई मशीनें भी चला रहा है। तो हमने लीन को अभी देखा और ये समझा कि लीन मस्ट है हमारे लिए, ना केवल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए, बल्कि आज के समय में मैं तो ये कहूंगा कि वो सर्वाइवल के लिए मस्ट है। हमने ये भी देखा कि लीन सिंपल है, क्योंकि लीन तो सरल प्रिंसिपल, वेस्ट एलिमिनेशन, वैल्यू क्रिएशन, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, कोई बहुत बड़ी एनालिटिक्स नहीं, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं। और हमने देखा कि ये सक्सेस की श्योर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमने जहां जहां देखा अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने लीन को इम्प्लीमेंट किया या टीपीएस को फॉर दैट मैटर इम्प्लीमेंट किया, तो कितने उन्होंने अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट पाए। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है जो कि केवल मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। हमें अपने सिस्टम्स को, लीन के प्रूवन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करके ऐसा तरीका बनाना है जिससे कि हम अपने कंपटीशन से आगे निकल पाए। मेहनत तो खैर करना ही है, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन निकल पाएंगे आगे जबकि हमारे पास में अपने प्रोसेसेस में सुधार रहेंगे। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं तक, फिर कभी जैसे ही अवसर मिलेगा इसको आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो मेरा एक YouTube चैनल भी है जिसमें कि मैं कभी कभी इनके बारे में वीडियोस डालता हूं, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बीच में आया था, तो सबसे पहले तो मैं उसको रेज करता हूँ। जी जी। लाइक मैं एक कंपनी है अराउंड, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री, एंड उसका टर्नओवर जो और एसेट्स वैल्यू को टोटल करेंगे तो इट्स अबाउट 10,000 करोड़।
अरे वाह, Okay. ग्रेट ठीक ग्रेट। है। बट उनका आई एम इनटू द कंस्ट्रक्शन फील्ड एक्चुअली, तो बट उनका जब मैंने विजिट किया, जो कंस्ट्रक्शन चलता है और सारी चीजें चलती है ना, जी जी तो जो आपने डिस्कस किया था कि लाइक वेस्टेज कितना हो रहा है और ये सारी चीजें मतलब, और टाइम कितना वेस्ट हो रहा है आपका, टाइम एंड मनी एंड मटेरियल, तीनों चीज वेस्ट हो रही है आपकी ना, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो वो हमने जब कैलकुलेट किया वहां पे, तो उनका कंस्ट्रक्शन पर ईयर कंस्ट्रक्शन 2 लाख स्क्वायर फीट का होता है, तो जी, लाइक जी। 1 लाख स्क्वायर फीट का एक शेड बन रहा है। जी 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 तो जब हमने उनका विजिट किया था उसके बाद में हमने एक नोटिस किया, उनके ओनर के साथ हमारी सेटिंग थी, जी 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 तो जी। उनको हमने गाइड किया कि सर आपके पास में जो मटेरियल वेस्ट हुआ है उससे हाँ। आप 1 लाख स्क्वायर फीट के 2 शेड्स और 2 कंस्ट्रक्शन और कर सकते हैं। पहला चीज तो अरे ये। वाह। दूसरा चीज ये है कि आपका लेबर कितनी इवॉल्व हो रही है, और जी आपका जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं वो जी वैसे जी। आप मतलब प्रॉपर वे में करेंगे तो सपोज करो 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, एक साल में कंप्लीट हो। वो आपको 3 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो अरे लाइक आपका इतना मनी सब। भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है एंड मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और और जब इंटरेस्ट की कॉस्ट भी जोड़ लीजिए उसके ऊपर, और प्रोजेक्ट हाँ 3 साल बाद चला तो 2 साल में बिल्कुल क्या प्रॉफिट कमाता। बिल्कुल। तो उसके बाद जब उनके साथ इम्प्लीमेंट किया, हमने सेटिंग करी, जी तो जी। आप बिलीव नहीं करेंगे लास्ट 6 साल के अंदर उन्होंने 12 लाख स्क्वायर फीट का काम किया टोटल, और उनके पास में 0% वेस्टेज है इस टाइम पे, 0% वेस्टेज, जी जी। जस्ट बिकॉज ऑफ द लीन मैनेजमेंट ओनली। उनको बहुत सारे प्रोसेस समझाए थे हमने कि लाइक है ना, कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। तो मतलब इट इज अ मतलब रिमार्केबल वर्क, और उनका प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, टर्नओवर भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ेंगे, सब कुछ डेफिनेटली बढ़ेगा। डेफिनेटली। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के रूप में इसको इम्प्लीमेंट आपने किया है, और आप खुद इसके बेनिफिट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो यू मस्ट बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। थैंक यू सर। एंड सेम चीज आई थिंक प्रमोद जी के साथ में भी है। आई थिंक ये प्रमोद जी खुद गारमेंट इंडस्ट्री से हैं और उनको मतलब बहुत लंबा एक्सपीरियंस है गारमेंट से, और उन्होंने नॉट इवन इंडियन इंडस्ट्री, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेवल किया है गारमेंट इंडस्ट्री को लेके हुए, जी जी और जी। उन्होंने भी डिफरेंसेस देखे हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज है हो रही है। आई थिंक सेम मशीन्स यूज हो रही हैं, सेम लोग मान लेते हैं, सेम लोग हैं, बट फिर भी वही बहुत वही बड़ा कल्चर है, डिफरेंस सेम है। लोग हैं सर, हम तो इंडियन हाँ सबकॉन्टिनेंट में तो सेम ही लोग हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रमोद जी आप शेयर करेंगे कुछ, आई थिंक मेरे हिसाब से। आई थिंक पहले कुछ कोई और कोई क्वेश्चन करें उनसे कर ले, मैं कंक्लूड कर दूंगा या कर दूं, पहले बताइए। आप कर सकते हैं आई थिंक मेरे हिसाब से, इनका राइट। फिर एक साथ करेंगे। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू टीम, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैं फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ एक्चुअली। तो विवेक जी का जो सेशन था वास्तव में उसमें 2-3 चीजें बड़ी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उठाई। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो विवेक जी ने कहा कि एक्चुअली जितना इंडिया में सैंपलिंग होती है उसके रेस्पेक्ट में उतना ऑर्डर में कन्वर्जन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक सर, क्यों नहीं, सैंपलिंग क्यों ही नहीं, हम लोग करते रह जा रहे हैं। राइट, क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा है। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, उसका मेटल मूवमेंट हो सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। सो एनीहाउ दैट इज वन पार्ट जो बहुत ही जरूरी है, नंबर वन। बिल्कुल। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मेरे को भी अचानक याद आई कि एशियन पेंट जो इंडिया की मानी हुई कंपनी है, जी जी। ये जब भी कोई पेंट बनाती है तो उस समय ये उसका रिसर्च करती है उसकी, और इनको एक रिसर्च करने में 1 साल लगता था। 1 साल क्यों लगता था? अच्छा। बिकॉज जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग 4 सीजन होते हैं। जी तो जी। चारों सीजनों में ये चेक करते थे कि उसका ओवरऑल क्या रेफरेंस आ रहा है, सो दैट कस्टमर को ये कह सके कि ये जाड़ा, गर्मी, बरसात में हमारा पेंट किस तरह से रिएक्ट करेगा। जी 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 जी। Now, जब लीन की बात आई तो लीन के एक्सपर्ट ने से पूछा कि व्हाई यू आर टेकिंग 1 ईयर टू कंप्लीट द सेशन। उन्होंने कहा साहब इंडिया में जब जाड़ा होता है जाड़े में चेक करते हैं, बरसात। तो उन्होंने बोला यार दुनिया में जाड़ा, गर्मी, बरसात चलता ही रहता है, तुम इस हाँ पेंट के डब्बे को इसको कहीं और जगह भिजवा दो, उसको वहीं चेक करा लो, पता चला हाँ, एक ही कहीं, टाइम हाँ में बिल्कुल, आपके कहीं ना कहीं दुनिया में जाड़ा होगा, कहीं गर्मी होगी, कहीं बरसात बरसात होगी। तो पता जी। चला कि जो साइकिल 1 साल का था वो घट के 3 महीने का आ गया। बहुत बढ़िया सर, आपने तो वो एग्जांपल दे दिया आज जो कि मैं सर ढूंढता रह गया था मेरे प्रेजेंटेशन में। एक जगह मैंने ये कहा था कि जो 3 बिजनेस साइकिल है, जिसमें से कि एक बिजनेस साइकिल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जो कि कॉन्सेप्ट टू लॉन्च, तो करेक्ट। इतनी सरलता से उदाहरण कॉन्सेप्ट टू लॉन्च का। राइट। एंड जहां तक आपने बड़ा अच्छा बात की कि लीन के माध्यम से हम फ्लेक्सिबिलिटी फ्लोर पे देखते हैं, जी तो जी आपने बहुत अच्छी वीडियो दिखाई। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दो विवेक जी। अभी जी, जस्ट जी। 15 तारीख को चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, जी जी जिसमें हमारे 20 लोगों का ने सेक्रीफाइस किया, उसमें जी जी उसका एक कारण ये था कि जो इंडियन लोग थे उनके कपड़े इस तरह के थे कि जब उन्होंने कुछ नोकदार, हुकदार वाली चीजों को वेपन से बाहर किया तो उसको नहीं बियर कर पाए। एंड जब ये हमारे देश में एक इंडस्ट्री काम करती है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्लोथिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री,
और ये कानपुर में, पटना में, फरीदाबाद में इसके यूनिट हैं। जब हमें पता चला या वहां पे जब दिया गया तो आप ताज्जुब करेंगे कि 15 तारीख का इंसिडेंट है, 19 तारीख को 50 यूनिफॉर्म इस तरह की बना के तैयार की गई, जिनमें कि अगर कोई हुक्मदार किसी चीज से आप नोक करेंगे तो उस पर चोट नहीं आएगी, और उनको उस जगह भिजवा दिया गया। मतलब आप अंदाज लगाइए कि कितना जल्दी, बिकॉज जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सारी लीन बेस्ड हैं एक्चुअली। जी 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 जी। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख रहे हैं, आजकल मोस्टली गारमेंट की फैक्ट्रियां जो है मास्क बना रही हैं। जी जी जितनी भी लिकर वाली कंपनियां हैं वो सारी की सारी आज का सैनिटाइजर बना रही हैं। तो ये सारा का सारा एक, सो आई थिंक ये जो आपने बहुत बड़ा एक अच्छा एरिया बताया, उसमें कई चीजें आपने सिक्स सिग्मा की बात की, आपने उसमें क्वालिटी सर्किल के बारे में बताया, आपने गंगा वॉक के बारे में बताया। तो वास्तव में ये बहुत ही एक अच्छी एक वो थी, और मुझे बहुत ही अच्छा एक इसमें एक इंसाइट मिला। आई थिंक जो हमारे श्रोता लोग हैं और पार्टिसिपेंट, उदाहरण जो दोनों दिए हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों उदाहरण। पहला उदाहरण आपने जैसे दिया उसका जो आपने एक सबसे बढ़िया चैलेंज की एक चीज बात दिखाई, आपने प्लांट का एक, जी आपने सर एक फिजिकली चैलेंज लोगों का पूरा प्लांट दिखाया। हमारे दिमाग में ये था कि फिजिकली चैलेंज व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें देख के पहली बार लगा कि देखिए फिजिकली चैलेंज व्यक्ति भी कितना अच्छा सिस्टमेटिक काम कर सकता है उस वीडियो में देख के। सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एक प्रमोद सर बस एक सेकंड, ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी लूंगा, एक चीज जो कम्युनिकेट करना बहुत आवश्यक है। लीन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ये कहते हैं कि आदमी में कहीं भी कमी नहीं है। कमी है हमारे सिस्टम्स में और प्रोसेसेस में। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वहां पर जो अपने एक वीडियो देखा था जिसमें कि चैलेंज लोग थे, कोई चल नहीं पाता था, कोई सुन नहीं पाता था, यहाँ तक कि लोग जो देख नहीं पाते थे। तो लीन मैनेजमेंट और हमारा तो हिंदू शास्त्र भी ये कहते हैं कि आदमी में कोई कमी नहीं है, हमने व्यवस्था क्या बनाई है उसकी उपयोगिता लेने के लिए, उसमें कमी है। तो मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्रोसेसेस में कमी है, उसमें सुधार करना है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सीनियर मैनेजर्स की और बिजनेस ओनर्स की है। और मैं ये मानता हूँ सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, अपने भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, हम लोगों में कैपेबिलिटी है। 15 तारीख को ये हुआ घटना, और आप जैसा बता रहे हैं कि 19 तारीख को सफाई हो गया जी। करेक्ट। एंड विवेक जी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपने उठाई उसमें क्या है, जो टाइम का, मेरी गारमेंट इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट बोलते हैं, ईमानदारी में 10 घंटे की शिफ्ट होती है। इस 8 घंटे की शिफ्ट में मेरी मशीन का जो रनिंग टाइम है, निडल का रनिंग टाइम सिर्फ 3 घंटा 30 मिनट है। जी जी जी। अब पता चला कि जो शर्ट मैं इंडिया में 8 से 10 पीस बना रहा हूँ, वही मेरे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश या चाइना या आप जो बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे करीब 18 से 20 से 25 शर्ट बना रहे हैं। जी जी। तो जब वहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनका रनिंग टाइम बहुत ज्यादा है, वो किस कारण से है, वो किस तरह यूज कर रहे हैं। तो एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे किसी कारण से आपके हांगकांग चाइना की यूनिट को जब मैंने देखा तो एक ऑपरेटर मशीन ले बैठा हुआ है, एंड फ्लोर पे कम से कम 70-80 मशीन लगी हुई हैं। अच्छा। और उसको, और दिन में टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो अपने उसको पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ता था। तो मैंने पहली बार पंखे का रिमोट उसके पास देखा। मैंने पूछा भाई पंखा उठ के, बोला उठने की जरूरत नहीं, यहीं से मैं उसको जितना स्लो करूंगा, कम करूंगा, बंद करूंगा, यहीं से कर दूंगा। तो हर ऑपरेटर को उन्होंने पंखे का, जो पंखे सीलिंग फैन थे उनके, उन्होंने रिमोट दे रखे थे लोगों को। तो रिमोट से उसको ऑफ करना है, बंद करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वहीं से कंट्रोल कर रहा था, बशर्ते वहां से मूवमेंट करे। बिल्कुल सर, मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा। मैं खुद जब गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता था, तो आप तो इतना अच्छा इसका उदाहरण दे रहे हैं। अपने यहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री का ये हाल है कि आदमी होते हैं 10, पंखे होते हैं 4। करेक्ट। वो 4 पंखों के लिए लड़ते रहते हैं 2-2.5 घंटे, तो आपस में लड़के बिगाड़ देते हैं। करेक्ट। मैं पंखा अपने तरफ कर लूंगा, उसकी तरफ कर लूंगा। एंड सबसे अच्छी बात कि आपने जो लीन हाउस जो था उसका एक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा एक प्राइम में बताया कि लीन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो आई एम श्योर कि मेरे जो पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा, बिकॉज इसमें बहुत सी नई टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ। बट फिर भी एक लीन का हाउस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे खड़ा होता है, एक इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट होता है। जहां तक विवेक जी का सवाल है, आपको मैंने देखा है और आपने कई इंडस्ट्री में इसको इंप्लीमेंट किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका देख रहे हैं, जयपुर में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। आपने बहुत ही एक घंटे या 1.25 घंटे के पीरियड में इस पूरे चैप्टर को आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं, मेरे जितने भी स्पीकर हैं मनीष जी, उसमें कुछ लोग बड़े बाहर से मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मिस्टर जसवीर सिंह जी हैं, बिलासपुर से, टाइल्स का काम करते हैं। यस सर। मैं चाहूंगा कि उनका स्पीकर ऑन किया जाए और उनका व्यू को जाना जाए प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल, मैं उनको बोलता हूँ। जसवीर जी प्लीज, आपकी साइड से कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार रेज करें। राइट, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए तो बहुत नया था सारा कुछ, बट इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन लाइन को इम्प्रूव करें, और
जैसे विवेक सर ने बोला ना कि हमारा इंटरेस्ट भी उतना ही होना चाहिए. आर वी रियली लुकिंग फॉर सम इम्प्रूवमेंट? हमारे हाथ में तो चाबी है उस ताले की. एंड प्रमोद यादव जी ने भी बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बताई. एंड आई वुड लव टू शेयर द इम्प्रूवमेंट दैट आई डू इन द कमिंग टाइम्स. हम ऐसे ही जुड़े रहें, आइडियाज एक्सचेंज करें. थैंक यू so much. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. एक सिद्दीकी हमारे जी, सिद्दीकी जी पार्टिसिपेंट हैं. है जलपाईगुड़ी से कास्टव जी. कौस्तव जी, यस जी, जरा उनका कोई व्यू हो तो प्लीज जाने. प्रमोद जी, मैं नाम रेज करता हूँ जो जिन्होंने क्वेश्चंस रेज किए थे. आई थिंक श्योर सर, श्योर. राइट. तो आई थिंक पुलकित, आर यू देयर? जी. Yeah, I'm right here. या प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. Sure. So first of all, I would like to congratulate the organizing team. It was a fantastic session. And Vivek sir, वो जो बात प्रमोद जी ने बोली दादर में सादर वाली, वो बिल्कुल एप्ट है. You know, एकदम आपने इसके अंदर presentation में दिया है. I mean, as a project manager, as what I do as design thinking, I think it's fantastic. So kudos to you, first of all. That's very great. My question particularly pertains to something that is very trivial. I mean, I could ask technical question, but something that I want to know from you, that as we are moving towards India, you know, companies shifting to India, we have an opportunity, people who are leaving China. I mean, no matter what, I mean, China has raised the bar in manufacturing. There is no doubt about it, and there is a lot of state-provided support over there. I mean, how can we compete with a nation that has done such a phenomenal job in setting up their manufacturing units of various different kinds? How can India do it, and how can people of India be educated to maintain the quality and not worry about cutting corners? Because it's a problem in India where we cut corners, unwantingly also we cut corners. So how can we make India great? You know, please address that. What are your views, and how can we compete with China? जी, इसमें आपने सर बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन पुट अप किया है, और इसमें जो सबसे बड़ा अपने को चैलेंज आ रहा है और जो कि प्रायः लोग उसको एड्रेस नहीं करते, वो बहुत अच्छे से आपने इसमें मेंशन कर दिया. एंड आई एम सो ग्लैड टू नोट कि आपने ये बात अप्रिशिएट किया और अंडरलाइन किया कि चाइना हैज ऑलरेडी रेज्ड द बार. उनके यहाँ चाहे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, चाहे उनके लोगों ने अपने इनोवेशन करके, दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ बिग बेंचमार्क फॉर अस. उनसे हमारी लड़ाई या दुश्मनी है, जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्टैंडर्ड उन लोगों का हाई है. पार्ट 1. पार्ट 2, जो मैं अपनी तरफ से आपके सवाल के उत्तर में जोड़ना चाहूंगा, आधा उत्तर तो आपने जुड़ा ही हुआ है और आधा उत्तर मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे लोगों में जितनी मेहनत हम लोग अभी कर रहे हैं, मैं खुद चाइना 3 महीने रहकर आया था, चाइना के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, चाइना के मतलब फैक्ट्रीज को विजिट करके वहां पर मैं देखकर आया, और मैंने ये देखा कि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हमारे यहाँ हैं, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हमारे यहाँ हैं. और जो हम चाइना के एडवांटेज मानते हैं, कई लोग कि भाई वो लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, कोई इंस्ट्रक्शन उनको दे दिया गया और उसको वो फॉलो कर रहे हैं, उससे वो वहां तक पहुंचे अभी तक. लेकिन हमारे यहाँ हमारे लोग, जैसे आपने कहा, दे आर कटिंग कॉर्नर्स, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा किसी सिस्टमेटिक मैनर में, किसी स्टैंडर्ड मैनर में. हमारे यहाँ के लोगों के उत्साह को, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स की नॉलेज को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा. अभी हम उसे नहीं कर पा रहे. मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास में बहुत सारे यंग इंजीनियर्स को मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, देखता हूँ उनके अंदर इतनी नॉलेज है, इतने ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज हैं, और वो इतनी मेहनत भी करना चाह रहे हैं, किंतु उनको कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिलता. तो जो लीन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू ही वहीं से करते हैं कि हमें क्वालिटी सर्किल बनाने हैं, काइजन सर्किल बनाने हैं. तो हमें उनकी एनर्जीज को, उनके आइडियाज को, उनकी नॉलेज को, क्योंकि हमारे पास जितने पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, जितने स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैं, उतने किसी के पास नहीं, उनके पास भी नहीं है, किसी के पास में नहीं है. उन्होंने अपना एक नेशन वाइड तरीका बनाया था, एक तरीका बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. हमारे पास एक बना बनाया तरीका जापान ने दे रखा है,
हमें उसको सीखना है और इन्हीं 5 स्टेप जो 5 प्रिंसिपल वाले हैं इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपका ध्यान इस पर लेना चाहूंगा कि कितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कितने हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स को बताया जा रहा है? बहुत कम, बहुत कम। जबकि मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकली जीरो। जी, प्रैक्टिकली जीरो। जब प्रैक्टिकली जीरो, बजाय इसके कि मैं अपना स्वयं देखता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया था, आज भी उसकी किताब मुझे बहुत प्रिय है, तो मैंने अपने कमरे में उनको डिस्प्ले कर रखा है। लेकिन उसमें स्टीम टेबल, तो उसमें लॉग टेबल्स, तो उसमें जाने क्या क्या पढ़ा डाला हम लोगों को, दिमाग का दही हो गया। लेकिन जो कहाँ मानने वाली चीज थी वो नहीं पढ़ाई। तो हमें जो आपका मनीष जी और प्रमोद सर जो इनिशिएटिव है, उससे हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंग इंजीनियर्स को, यंग क्वालिटी प्रोफेशनल्स को इन टूल्स में ट्रेन करें तो हम उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं सर, चाइना कहीं नहीं टिकेगा अपने आगे, कहीं नहीं टिकेगा। मैं खुद चाइना जाकर देखकर आया। राइट, बिल्कुल सही बात। हमारे पास एक बना बनाया तरीका है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। पार्ट 1 हमारे पास इतने ब्राइट, इतने डेडिकेटेड, बल्कि मैं अगर कहूं डेस्परेट लोग हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमें कौन रोकेगा? करेक्ट, बिल्कुल सही। सो सर सही, बिल्कुल सर। नेक्स्ट मिस्टर सिद्दीकी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आई थिंक। राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू मनीष जी जो आपने मुझे क्वेश्चन के लिए बोला। हमारा आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड माय कंपनी नेम इज ग्लास टू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड मिरर इंडस्ट्री। टू स्टार्ट विद लीन से मैं जो समझा हूँ, सिस्टम वर्क पीपल डोंट, ये मुझे समझ में आया। और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया है। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो प्रोडक्शन लाइन का, तो वो वन काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जो वन पर्टिकुलर, जैसे कार हो या क्लॉथ हो, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सिस्टम में चलते जाता है तो उसमें प्रोसेस इजी होता है। व्हाट इफ जब ये प्रोडक्ट कस्टमाइज है, जिस क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 1 से लेके 150 रेंज प्रोडक्ट्स है, तो इसमें लीन कैसे काम करेगा? और हमारा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज सेटिंग अप ऑफ टफन ग्लास, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो उसमें लीन मैनेजमेंट आई कैन इजिली पुट, बट कस्टमाइजेशन में ये लीन मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगा? वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। दैट इज माय क्वेश्चन। जी, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक समझ गया और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जहां पर एक ही तरह का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर तो लीन का इम्प्लीमेंटेशन सरल है, लेकिन जहां पर वास्ट वैरायटी है वहां पर लीन का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कठिन है। ठीक, लेकिन मैं ये बात अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा कि लीन को बनाया ही इसलिए गया है कि हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकें। लीन को इसलिए नहीं बनाया गया कि एक तरह का कोई प्रोडक्ट है वो ही बनता जाए। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमें अपने शॉप फ्लोर्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, हमें अपने थॉट प्रोसेसेस को, डिजाइन प्रोसेसेस को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो लीन को बनाया ही इसलिए गया है कि बहुत सारे जहां पर वेरिड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट हैं, नए प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने के चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो अगर इसकी एग्जैक्ट टेक्निक अपन देखें तो बात उन्हीं दोनों सिद्धांतों पर आकर ठहरेगी कि वेस्ट इलिमिनेशन और वैल्यू क्रिएशन। हम अपने प्रोसेस को जब स्टडी करेंगे, एक फ्लोर के, आपके क्लाइंट के प्रोसेस को स्टडी करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट उसमें समझ में आएगा कि इसमें वेस्ट कहाँ है। जब उसको ध्यान से देखेंगे हमें उसमें वेस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आधे से ज्यादा सक्सेस तो हमें तब मिल पाती है जबकि हम देखें कि हमारा वेस्ट कहाँ हो रहा है, हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, हमारी मैन पावर कहाँ पे वेस्ट हो रही है। क्या हमारा आदमी खड़े खड़े काम कर रहा है, मतलब खड़े होके देख रहा है मशीन काम कर रही है क्या हमारे आदमी को इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, क्या हमारा एक आदमी अच्छे से काम करता है, उसका ऑपरेशन को हमने स्टैंडर्ड नहीं बनाया और हर आदमी अपने मन से ही कुछ काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटक मेरे जवाब का आपके प्रश्न में यह है कि जो सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई का कॉन्सेप्ट है, जो कि फास्ट क्विक चेंज ओवर की बात करता है, वो एक प्रोडक्ट को से चेंज होकर दूसरे प्रोडक्ट में जाने की बात ही तो करता है। अगर एक ही प्रोडक्ट बनाते जाने रहता होता तो चेंज ओवर की बात ही नहीं आती। इसी बात को देखकर इन्होंने बड़ा भारी इसमें परिश्रम किया और ये देखा मिस्टर शिगो शिंगो ने
जो कि SMED के जनक हैं, उन्होंने ये देखा कि जिस चेंज ओवर को करने में 3-3 दिन लगते थे, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर में तो बड़ी बड़ी डाई प्रेसेस ये सब होती है, उसको उन्होंने टास्क लिया कि मैं 9 मिनट के अंदर करूंगा, 10वां मिनट नहीं होना चाहिए। तो चेंज ओवर, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में चेंज ओवर का जो समय है वो SMED की टेक्निक है। किसी और दिन विस्तार से अपन SMED के टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो वो इंटरनल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है, इंटरनल एक्टिविटीज और एक्सटर्नल एक्टिविटीज को अलग अलग करने की बात करता है, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट को कम करने की बात करता है। तो ये सब करके क्या होता है, इमीडिएट चेंज ओवर हो जाता है। एक प्रोडक्ट बन रहा है, उससे दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर अपन किसी दिन ज्यादा समय मिलेगा तो हम लीन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, तो लीन तो ये कहता ही नहीं कि मुझे लगातार एक जैसा प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बनाना, उसको तो स्मॉल बैच में फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट मिक्स के साथ रोज बनाना है। और आप इसके स्पेसिफिक चैलेंज को, एक मैंने आपको समाधान बताया है जो कि है SMED पर काम करने का, और दूसरा इमीडिएट समाधान है वो है उसके लिए रेडी रेफरेंसेस और क्वालिटी के रेडी सैंपल्स उपलब्ध होना। क्योंकि मैं बिना देखे ये कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्लास की इंडस्ट्री तो अभी व्यक्तिगत रूप से आपकी नहीं देखी है, किंतु मैं और दूसरी इंडस्ट्री के उदाहरण दे सकता हूं कि आधे से ज्यादा समय तो हमारे ऑपरेटर्स के पास या हमारे क्वालिटी अप्रूवर्स के पास में या मैनेजर सुपरवाइजर्स के पास में उसका अप्रूव्ड सैंपल क्या है वो उपलब्ध नहीं होता। उसमें डिफेक्ट के सैंपल क्या है, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, वो फिजिकल सैंपल के रूप में उसके पास देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते। राइट। तो अगर आपके पास उपलब्ध होंगे तो वो तुरंत ही अच्छा प्रोडक्ट डे 1 से ही बनाना शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनीष जी, कैन आई गेट द नंबर ऑफ कंसल्टेंट जो मुझे हेल्प कर सकते हैं? विवेक जी इज द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल आपको आफ्टर मीटिंग विल प्रोवाइड यू ना। मनीष जी, भावना उदयवाल जी कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज हमारी साथी हैं। यस सर, प्लीज भावना जी प्लीज। हेलो भावना जी, आर यू देयर? म्यूट पे आ रहा है सर उनका। है जी, माइक भावना जी का म्यूट पे दिखा रहा है। अच्छा, नहीं हो गया, अनम्यूट हो गया। भावना जी, आप आवाज सुन पा रही हैं भावना जी हमारी? आई थिंक नहीं। अपन नेक्स्ट लेते हैं। डॉक्टर निशा गुप्ता जी बैठी हैं, आप पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? डॉक्टर निशा गुप्ता जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर निशी, कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज? Yeah, I'm there. Yeah, Manish, I'm there. yeah please ma'am, if you want to ask It was a wonderful session, Manish, but I just have to understand how to implement in my scenario with a small clinic. So I'll see how to work in that scenario because I'm not into manufacturing or something of that sort. So let's see. Ma'am, Dr. Vivek already implemented with one of the hospital, I think in Jaipur. Okay. So we Yeah, can work out on either that. either you have a good the hospital setup where it is a huge, the big unit, but I'm working in a private institution where it is probably already implemented, and I had to understand how to implement in my clinic setup. But that's a very small clinic. But anyways, knowledge is not waste. So wherever this can be used in the implementation in my practice, I think that's going to be great. Thank you for this session and thank you for inviting me. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। Yes, विवेक जी। ये मैं आपसे थोड़ा सा इसमें असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि लीन के जो कॉन्सेप्ट है वो केवल किसी बड़े सेटअप में चलेंगे या किसी मैन्युफैक्चरिंग में चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्लिनिक में चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अभी बाद में जरूर बड़ा होगा, और अभी जब वो छोटा भी है तो भी उसमें इमेंस सुधार की गुंजाइश है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसके अंदर जो अभी आप प्रॉफिट, अभी इसी सेटअप में, इसी स्केल ऑफ ऑपरेशंस में मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आपने अगर लीन के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में साल भर के अंदर अंदर 20% की ग्रोथ निश्चित आएगी। कैसे आएगी, मैं केवल 2 छोटी छोटी बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने क्लिनिक के ऑपरेशंस को अपनी नजरों से एक बार देखना बंद करना होगा। अच्छा। कस्टमर की नजर से देखना शुरू होगा
करना होगा कि जब भी मतलब जो भी मरीज आता है वो कस्टमर है मेरी भाषा में, तो एक बार आपको उसको कस्टमर की नजर से देखना होगा और ये सोचना होगा कि मैं कस्टमर हूँ, मैं इस क्लिनिक में गया तो यहाँ पर मुझे जो सर्विसेज मिल रही हैं, जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसमें कैसे मुझे क्या सुधार चाहिए, मैं कैसे इसको और इम्प्रूव करूँ। हो सकता है कि कस्टमर यानी कि जो मरीज हैं जो आपके पास में आ रहे हैं इलाज के लिए, उनको एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि अपन उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का स्लॉट दे सकते हैं, उनको अपन रिमाइंडर दे सकते हैं, उनकी हिस्ट्री को अपन अपने पास उनकी ऑफ कोर्स उनकी परमिशन से अपने साथ में कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि जब वो आए तो उनका समय वेटिंग में खराब ना हो। जब भी वो आए तो अपने पास उनको अपन ये ना कहें कि सारी पुरानी पर्चियां लेकर आना, क्योंकि वो एक बार पर्ची लेकर आए थे, अपन ने सेव कर लिया उनकी ऑफ कोर्स उनकी परमिशन से, बिना उनसे पूछे नहीं, और अपन ने अपने रिकॉर्ड में उसको देख लिया कि भाई इनकी ये हिस्ट्री है, ये फैमिली में ये मतलब जो थोड़ा बहुत मैं इसके क्लिनिकल उसको समझ पा रहा हूँ, तो आपको उसकी बैकग्राउंड और क्या चीज है वो पता होनी चाहिए, प्लस वो क्या चीज से कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, क्या चीज से नहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। मैं उदाहरण के लिए स्वयं एक बता रहा हूँ कि मेरे अब तो खैर दांत थोड़े ठीक हो गए, पहले एक प्रॉब्लम थी, मैं एक डेंटिस्ट के यहाँ जाता था, तो जब मैं चला जाता था तो मेरे को घंटा 2 घंटा तो करना पड़ता था वेट, पहली बात। दूसरी बात, वो मेरे कहने के वो डॉक्टर साहब तो होते थे अंदर अपना उस पर ऑपरेट करते रहते थे, उनके जो होते थे चेले चपाटे वो कहे बिना एसी चलाते ही नहीं थे। जब तक अपन उनसे कहेंगे नहीं कि भैया एसी चला दो, वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब, अब दैट गिव अ वेरी बैड टेस्ट, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट लेकर गया हूँ, आई एक्सपेक्ट that they respect my time, number one, and even if by some unforeseen circumstances they are not being able to attend to me at that point of time, they must make me comfortable. True. ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो आपके बिजनेस में आप समझ पाएंगे, या उदाहरण के लिए कि आपके पास जांच की कोई फैसिलिटी ऐसी हो जो कि आप इमीडिएटली उनको ये ना बोले कि भैया वहां चले जाइए, वहां आपका एमआरआई होगा या वहां आपका सीटी स्कैन होगा, जो भी आपको करना रहता होगा, तो क्या हम वो अपने यहाँ कर सकते हैं या कोई पास में अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं किसी से जो कि उसको विदाउट हैसल वहां पे हो जाए, या हम उसको अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं क्या। तो एक बात 100 बातों की एक बात है कि आप एक बार के लिए उसको हफ्ते भर के लिए अपने क्लिनिक को आपके यहाँ जो विजिटर आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, उनकी नजर से देखें और लिस्ट आउट करें कागज पर कि भाई मेरे को ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, तो मजा आ जाए। जी, ये है बिल्कुल, एब्सोल्युटली 5-वे प्रिंसिपल का पहला स्टेप, टू आइडेंटिफाई कस्टमर एंड टू स्पेसिफाई वैल्यू। मैं आपके लिए यही मंत्र देना चाहूंगा कि आइडेंटिफाई कस्टमर एंड स्पेसिफाई वैल्यू, ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे कि हमारी क्या हम एक्टिविटी करते हैं उसमें कैसे सुधार करें, लेकिन सबसे पहले जब तक हमने वैल्यू कस्टमर को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई हम नहीं करेंगे तो हम वो वैल्यू दे नहीं पाएंगे, और वो वैल्यू देना कोई बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का या स्पेस एक्सपेंडिचर का काम नहीं होना। Correct. I guess I get your point, and that's great, really great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next is Mr. Aditya Kumar Jain. Yeah. He's a, I think, MBA student. Okay. And Aditya cannot talk. That's what he said. So I can ask his question because I think his mic is not working. So he posted that. So I'll ask. he his can question, ask, I think. Can he? Okay, Is he- okay, fine. So Anusha, So- can you ask this question? Yeah, Manish. Yes, please. So his question is that I am completing my MBA, and as an entrepreneur, which business I can start as a part of lean management? आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी होगी और अपना पैशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ में अलाइंड है, आपके पैशन के साथ में अलाइंड है, तो आपको सक्सेस गारंटीड है। दो ही चीजें चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल एमबीए किया होगा, किसी पर्टिकुलर ट्रेड में किया होगा, फाइनेंस में किया होगा, चाहे HR में किया होगा, एचआर में, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हुई। मैं एक बेसिक असम्पशन की तरह ये मान सकता हूँ, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा पैशन क्या है।
इन दोनों को आप जोड़ ले, ऐसा बिजनेस बना ले, उस बिजनेस में सफलता की गारंटी है। लीन के कॉन्सेप्ट्स को आप इम्प्लीमेंट करते चलिएगा। पहला प्रिंसिपल जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तब याद रखिएगा, आइडेंटिफाई कस्टमर, स्पेसिफाई वैल्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज मिसेस भावना दावत जी, प्लीज। Yeah. Hi, can you hear me now? Yeah. Please. बोलो please, Okay. बोलिए। Hello, Mr. Vivek Kumar ji, Mr. Pramod Yadav, and Mr. Manish. I thank the entire team for this exciting and very overwhelming session. It was a very good learning experience for me. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बेसिकली HR फ्रेटर्निटी से हूँ और लास्ट 15 इयर्स से मैं HR में हूँ, और अभी लास्ट 2 साल से मैं बिजनेस कंसल्टेंसी में हूँ, HR कंसल्टेंसी। जी। So my question is, how would I implement the lean principles in HR? Like, for example, you said that it is basically to do with two things, which one is value addition and second is waste elimination. So जब HR के परिपक्ष में हम बात करें तो HR के परिपक्ष में वैल्यू एडिशन तो मुझे समझ में आता है कि हमारे कस्टमर है, हमारे एम्प्लॉयज। वेस्ट एलिमिनेशन आई वुड से कि मैं अपने HR के प्रोसेसेस कुछ लीन डाउन करूं ताकि वो कम समय में हम ज्यादा एम्प्लॉयज को कस्टमर डिलाइट दे सकें। तो HR के पर्सपेक्टिव में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे। जी, पहली बात तो आई मस्ट थैंक यू कि आपने इतने ध्यान से आप इस प्रेजेंटेशन को समझा है, तो आपने इसका एसेंस ग्रैब कर लिया। सबसे बड़ी खुशी की बात और बहुत ही मतलब दिस हैज गिवन मी द ट्रॉफी टुडे। आपने उसके एसेंस को ही ग्रैब कर लिया है कि वैल्यू क्रिएशन और वेस्ट एलिमिनेशन। जिसने इसको समझ लिया, मेरा आज का सेशन धन्य हो गया। तो आपने ये तो बहुत एक अच्छी बात बताई। तो एक बात तो ये है कि ये वैल्यू एडिशन, और आपने स्वयं ही इसमें समाधान बताया कि हमारे जो HR के प्रोसेसेस हैं इनको हमें और लीन करना है और इफेक्टिव बनाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक मतलब मैं खुद भी मतलब मैनेजमेंट के फील्ड के साथ साथ HR के फील्ड में भी काम करता रहा हूँ, तो मैं 2 बातें आपके साथ में थोड़ी सी अलग अलग है लेकिन जुड़ी हुई है, उनकी बात आपके साथ में करूंगा। पहली बात तो आपने स्वयं ही बताया है कि हमें वेस्ट एलिमिनेशन और वैल्यू क्रिएशन करना है। तो वेस्ट एलिमिनेशन के लिए आपके पास यू गॉट सर्टेन आइडिया। वेस्ट एलिमिनेशन के लिए आपने देखा कि मेरे जो HR के प्रोसेसेस हैं उनको मैं और कैसे लीन बनाऊं, कैसे उसमें थोड़ा सा और ऑटोमेशन करूं। ठीक, तो उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि हम लोग HR के फील्ड में करते हैं, सैलरी बनाते हैं, जो कि जो कंपनियां बहुत अच्छे से उसको नहीं बनाती, गलतियां करती हैं उसको बनाने में, तो सैलरी बनाने का कार्यक्रम ही 6-7 तारीख हो जाती है। मतलब मैं पोजिशंस में कई बार रहा हूं, तो मैं अपने HR के लोगों को डांटता हूँ, धमाधम खूब डांट लगाता हूँ, फिर वो 6 तारीख की पूरी रात लगाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 7 तारीख को तो तनख्वाह देनी अपने एम्प्लॉइज को, तुम लोग तनख्वाह ही बना के दे रहे। तो फिर क्या होता है कि 6 तारीख की पूरी रात लगाते हैं। राज इसमें छुपा हुआ ये है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां पहले की हैं सैलरी बनाते समय, कंप्यूटेशन करते समय। पार्ट 1 पार्ट 2 उसको जब वो सैलरी एक दिन में तो जादू के जोर से कंपाइल हो नहीं गई ना। 1 तारीख को आए थे, तनख्वाह कुछ उनकी एक्रू हो गई थी, 2 तारीख को 3 तारीख को वो उन्होंने काम तब किया नहीं, 30 तारीख की 31 तारीख तक भी सोते रहे, फिर जागे, फिर पता चला कि हमारे कंपाइलेशन में ये तो गलती है, फिर वो ठीक कर रहे हैं, उसका कोई डेटा प्रॉपर ठीक मिल नहीं रहा, किसने वो ठीक किया किसने नहीं किया, फिर उसको वेरीफाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट से वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे कि आप मेरे से बेहतर इस पूरी चीज को समझती हैं। तो वो जो हमारे प्रोसेसेस में वेस्ट हो रहे हैं वो एलिमिनेट करके हमें उसको और लीन बनाना है। ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 तो एक क्वेश्चन है मेरा इसमें आपसे, इसमें हमको फिर टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी हर लेवल पे, है ना? मैम इसमें 2-3 बातें, मतलब केवल टाइमलाइन तो एक है ही सही, प्लस क्या है आपको उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, SOPs बनाने पड़ेंगे अपने काम के लिए। हम लोग SOP बनाते हैं HR के लोग, मैं खुद HR में, मेरे प्रमोद सर से परिचय ही HR के फील्ड में मैं काम करता था, तो वो तो प्रमोद सर तो कुछ समय पहले तक जानते भी नहीं थे कि मैं कोई मैनेजमेंट के फील्ड में भी कुछ जानता हूँ क्या। तो वो बड़ा हंसते हुए बोले कि आप जानते नहीं थे कि आप ये बातें भी कुछ जानते हैं। तो HR के फील्ड में मैंने कुछ काम किया है, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि हमें SOPs, हम HR वाले लोग शॉप फ्लोर के लोगों के SOP तो बना देते हैं, लेकिन अपने खुद के प्रोसेसेस के SOP हम नहीं बनाते। अब SOP में भी बड़ी गंभीर बात है, SOP केवल एक कागज पे कोई आदमी जो जानकार है वो बैठ के बनाते, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि जो
एक तो बेंचमार्किंग कि दूसरी अच्छी इंडस्ट्री में क्या है, फिर हमारी टीम के लोग ही अलग अलग तरीके से उस काम को कर रहे हैं, उन सबका निचोड़ मिला के सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये काफी मंथन करना पड़ता है इसमें, ऐसे जादू के जोर से बनता नहीं। तो एसओपी का अर्थ हुआ कि अभी तक की हमारे अनुभव और नॉलेज के आधार पे बेस्ट तरीका क्या है आज, अभी तक, मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, अभी तक के हमारे नॉलेज और अनुभव के आधार पर आज बेस्ट तरीका क्या है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, आओ उसको डॉक्यूमेंट करें और सब लोग उससे करें, और फिर इसको दोबारा कड़ी नजर से देखते रहे कि इसको और फर्दर इंप्रूव कैसे किया जाएगा। और तब तक, जब तक कि वो फर्दर इंप्रूवमेंट किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं होता, हम इस पे अडिग रहेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे, तो सब लोग एक जैसा काम करेंगे, और उसमें हम गलतियों की संभावनाओं को, पोका योके का जो कॉन्सेप्ट है मिस्टेक प्रूफिंग का, उसके दौरान हटाएं। तो ये हुआ एक पार्ट, और दूसरा पार्ट वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपने बताया, पहला पार्ट अपने सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को लीन करने के बारे में, वो है कि लीन की सारी अवधारणा ही, जो कि हमने लीन के इम्प्लीमेंटेशन के हाउस मेटाफर में देखी थी, उसका दूसरा पिलर ही है इनहेंसमेंट ऑफ पीपल कैपेबिलिटी। एनहांसमेंट ऑफ पीपल कैपेबिलिटी दो में से एक पिलर है जिसपे ये पूरा लीन मैनेजमेंट का घर टिका हुआ है। तो एनहांसमेंट ऑफ पीपल कैपेबिलिटी को जब हमने उसमें विस्तार में देखा तो हमने उसमें कहा था कि सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल पीपल एट ऑल लेवल्स बाय कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये एक, इस वाक्य को आप चाहें तो नोट कर लें या कम से कम ध्यान दे लें इसके ऊपर। तो जो पीपल कैपेबिलिटी का एनहांसमेंट है, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल पीपल एट ऑल लेवल्स थ्रू कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कर लिया, इस बात को समझ लिया कि सबका करना है, ऑल पीपल का करना है, ऑल लेवल करना है, कंटिन्यूअस करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के तहत करना है, उस कंपनी को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जिम्मेदारी, बल्कि ये इतना महत्वपूर्ण काम जिस पर की कंपनी की सक्सेस डिपेंड कर रही है, एचआर डिपार्टमेंट के पास में है। तो उनको समझना होगा कि हम हमारे हर आदमी के लिए ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करें, ट्रेनिंग्स अरेंज कराएं, ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को गेज करें, और फिर उसके पास फर्दर इंप्रूवमेंट का काम, क्योंकि एक लेवल आ गया तो दूसरा लेवल लाएं, आदमी की मल्टी स्किलिंग कराएं। एचआर तो इसका पार्ट एंड पार्सल है। बल्कि मुझसे अगर कोई पूछे तो इस लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का 60% एचआर के पास में है और 40% ही टेक्निकल काम है। सही बात है, बिल्कुल। आई थिंक भावना जी को आंसर अपना प्रॉपर मिल गया हुआ, राइट। नेक्स्ट उपासना है जो कुछ क्वेश्चन फेस करना चाह रही है। उपासना प्लीज। Yeah, hi everybody. Hi Vivek ji, great session. I joined in later, a bit later, but then whatever you just told and all the answers and the questions explained by you are like really good, and I got to understand a lot. Regarding to Bhavna ji's question just now, what she asked, so I had like a similar experience what you said in the textile industry, to be specific. And I found out a few points जो कि मुझे वहाँ पे भी मतलब मैंने point out करके रखा था, which I just brought to the session today. So one was that the missing of workflow processes. So when we see कि export houses in Jaipur or wherever, like I have worked in Jaipur, Bangalore and a few more cities, यहाँ पे work processes clearly defined नहीं होते. Either it is too much defined, like they have a big manual जो कभी कोई नहीं पढ़ता है, और या फिर उनके यहाँ पे होते ही नहीं है. So like the HRs also, like when you walk up to the HR and you ask them that what are the processes and how do I deal with inter-department or intra-department queries. So most of the time the HR does not know, and the people who are in the department, they do not know, and even the managerial people and of course the boss do not know, because boss बोलता है मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि runway पे क्या हो रहा है. Right. So second thing was the experience for a new employee. Doesn't matter कि वो कौन से level पे join कर रहे हैं. तो it has happened with me since my first job to my last job.
basically, that every time I walk into a new company and I experience a lot of issues, you know, no matter how good that HR would be towards me, but then there are so many processes which will make you like wait for hours and hours. So it takes like about at least 1 day or 2 days just for your induction, and which could actually be done like automated. वो एक training आपको बहुत easily automated तरीके से दी जा सकती है, I believe. And it's not that even मतलब it is like the base, it is the first impression of a company which you're giving out. So that is ruined. That's what I believe. Then the third one is whatever like the PDFs or anything which is digital, which the information which could be given to an employee before that person joins your company, that is very very less. So there's no virtual tour, कोई virtual tour नहीं है, कोई information नहीं, because at times you just go and you're too excited to join in another city. You go from one city to another city and then it is such a disappointment कि मैंने कुछ और सोचा था website देख के, और मैं जब अंदर आई हूँ तो अंदर तो कुछ और ही मैसेज चल रहा है, you know. So at times like you absolutely do not connect to what you have signed up for and what you actually do it on the floor. So that I believe was one HR thing that I really would like some or the other HR to address to. And then we don't have any sort of anonymous feedback sessions, you know, for the employees. Absolutely. या फिर consultants या किसी के लिए भी feedback evaluation form नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं. एक basic Google form हो सकता है वो, या एक basic सी कुछ भी activity हो सकती है. It doesn't need to have your name or something very specific, but it's really required, because you don't know that how many possibly issues like harassment, so or any other issues for that matter, which you cannot really go and walk up to and, you know, discuss in front of 10 people. So there could be so many other things वो कभी address ही नहीं की जाती हैं, वो feedbacks कभी लिए ही नहीं जाते, which could be done like just in 5 minutes every month, and it could be evaluated as your moral values. Then it was like use of softwares like Asana. So I think that is one thing really great that I've just recently learned. It helped out like in my recent working style. मेरा पूरा team एक तरीके से like it's all focused. We don't waste time anymore. Everyone has their task like in hand in the morning every day. So सबके पास सबके टास्क होते हैं और उनको पता होता है कि कितने बजे तक उनको क्या टास्क असाइन हो चुका है. So who is working on what, and they can actually see the bar on their progress. So that is one thing, that is one major tool which is free of cost, and you guys can, like, anybody who wants to try can try, that I've like recently used. Yeah. तो I must thank you दो बातों के लिए. पहली बात तो कि आपने इतना ध्यान से सेशन को सुना भी है और बहुत गहराई से इसको समझा है. That was small part of the thank you. The bigger part of the thank you is कि आपने बल्कि मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बहुत काम की बातें जोड़ दी है. तो वो बहुत यूजफुल है और बल्कि इस पूरे डिस्कशन को पूरा कर रही है जो बातें आपने अभी इसमें जोड़ी हैं based on your so in-depth observation and experience in the industry. तो एक तरह से ये उसको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है जो भी बातें आपने की हैं. तो बहुत अच्छा लगा कि इसमें और भी कुछ जुड़ा. इसमें एक चीज छोटा सा मैं चाहूंगा मनीष जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज का. Yes, sir. मैम ने जैसे शेयर किया है बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन की जो वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं या तो होते नहीं है या होते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं. तो मैंने आपसे अभी जब अपन लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपके साथ में एक टोयोटा का रीस्टार्ट मैनुअल आफ्टर कोविड-19 शेयर किया था. तो आप अगर पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर कर पाए तो सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं चाहूंगा कि उसको एक नजर देखें. तो वो 22 मार्च को वो इंडिया मतलब टोयोटा किर्लोस्कर का जॉइंट वेंचर है बेंगलोर में. उन लोगों ने जैसे ये रीस्टार्ट मैनुअल बोल के एक और क्या न्यू नॉर्मल में हमें बिजनेस ऑपरेशंस में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे काम करना है, इसका एक मैनुअल निकाला था. 15 अप्रैल को जारी हो गया था वो. सो फास्ट रिस्पॉन्स. 22 मार्च को पहली बार यहाँ पर लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगाया गया और 15 अप्रैल को उनका वो मैनुअल आ गया था. और वो इतना सिंपल टू अंडरस्टैंड, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना इफेक्टिव है कि देखते ही बनता है. मैं जरूर चाहूंगा कि आपने जो ये दिया है कि वर्क इंस्ट्रक्शंस नहीं है जयपुर में या है तो बहुत वेग है, इफेक्टिव नहीं है, उसका बेंचमार्क
वो कोविड-19 का रीस्टार्ट मैनुअल टोयोटा का, जो कि 15 अप्रैल 2020 को केवल 18 दिन बाद उन लोगों ने लॉकडाउन बनने के बाद इतना कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जारी करते हुए दे दिया। I must once again thank you for complimenting to this presentation. Thank you. Thank you. Thank you. But is left want to ask any question? कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज अगर छूट गए हो तो कहना कुछ चाहते हो? संगीता जी प्लीज आप आज कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो। Hi, this is Vibhu. I'm Yes, working Vibhu, in the please. IT industry for the past 2-3 years now. No questions from my side, just an observation. It's really nice how the lean principle is something that can be applied to all aspects of like if I just relate this to the work culture that I have and the way I have been working in the IT industry. So it can be applied to all the aspects of software development, how the company is operating, how everything works. So really helpful session. Thank you for this. Really nice. Thanks. Thank you, Vibhu. Thank you. Thank you. संजना जी ने कुछ लिखा है। I think this topic is quite new for me as I belong from designing field. Thank you so much for Pramod sir for giving the opportunity to join this Zoom meeting. Sanjana ji, if you want to say something, you can say directly on the back. You can unmute yourself, please. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरे लिए ये टॉपिक बहुत नया था और मतलब जैसे ही सुना लीन मैनेजमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया विवेक सर ने। एंड थैंक यू सो मच प्रमोद सर, आपने मुझे इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि अपना नॉलेज बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot. Okay. Yes.